हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया, स्वस्थ, मस्त। और वेलकम है आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से आसान भाषा में कराया जाता है और सभी बच्चों को एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है और बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है आस्क बोर्ड के यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, फटाफट से एक बार आप लोग लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग क्लियर करिए कि क्या आवाज की क्वालिटी ठीक है और वीडियो की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए। आप सभी एक बार बता दीजिए कि आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज ठीक है। एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जा सके, क्योंकि आज के क्लास में प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स और फिजिक्स का काफी महत्वपूर्ण बाबू 5 फरवरी की तैयारी के लिए हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है इसमें, तो आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। और कल सुबह बायोलॉजी का क्लास होगा 11 बजे और 2 बजे देखिए मैथ का क्वेश्चन हम टाइप कर रहे थे, ठीक है। मैथ भी पढ़ाना जरूरी है, तो 2 PM में क्या होगा, मैथ का क्लास होगा। 50 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। कितना? तो कल 2 बजे, है ना। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है और टाइप वाइज टाइप हम क्या करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर वो क्लास करिएगा, ठीक है। चलिए तो बाबू यहां पे क्लास को शुरू कर दिया जा सके, एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए। कंजीर के धरती से प्रणाम, खुश रहो बाबू, सिवान के धरती से खुश रहो तू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग क्या कीजिए, चैनल को क्या कीजिए प्यारे बच्चों, जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। आपका प्यारे बच्चों एक प्यार चाहिए, वो भी लाइक और सब्सक्राइब का, तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135, ठीक है, 742024, ठीक है। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और व्हाट्सअप मैसेज करके ज्वाइन हो जाइए। तो क्या बाबू आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं? चलिए, वेरी गुड। आप सभी रेडी हैं? अगर आप सभी रेडी हैं तो जल्दी से जल्दी क्लास को शुरू करते हैं और प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण अगर 30 डिग्री दिया हुआ है तो माध्यम में प्रकाश का वेग यानी प्यारे बच्चों भी आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत सारे बच्चों का ए आने लगा, वाह मेरे शेरों वाह, वाह वाह मेरे शेरों, ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन, वाह वाह वाह। क्या तैयारी है आपका एग्जाम समय में? बिल्कुल एकदम सराहनीय नहीं है, एकदम बिल्कुल अच्छा तैयारी इसको नहीं बोलेंगे कि बिना सॉल्व किए आप लोग मार दिए आंसर। अरे सॉल्व तो करिए, देखिए क्या आंसर आता है। प्यारे बच्चों यहां पे हमसे क्वेश्चन क्या कहा गया है बाबू, क्या बोला गया है कि यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री दिया गया है, यानी n इक्वल टू क्या होता है, 1 बट्टा में क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन सी होता है, ठीक है। तो यहां पे 1 है तो 1 और साइन है तो साइन, है ना, साइन है तो साइन। सी का मान कितना है, क्रांति कोण का मान कितना दिया हुआ है बाबू, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे प्यारे बच्चों साइन सी का मान क्या करेंगे, 30 डिग्री। और 30 डिग्री का मान क्या होता है, यहां पे साइन यहां पे लिख देते हैं 30 डिग्री, है ना। तो प्यारे बच्चों एन इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 1 बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो एन इक्वल टू क्या निकलेगा, 2 बटा में 1 यानी क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। एन का वैल्यू कितना निकला बच्चे, 2 निकला। अब आपको पता है कि सी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, एन इक्वल टू क्या होता है, तो एन इक्वल टू क्या होता है, सी बटे में भी होता है। तो अगर हमसे पूछा गया कि प्रकाश का वेग निकालिए तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बटे में सी हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब एन का वैल्यू कितना है, तो प्यारे बच्चों आप क्या कहेंगे, एक मिनट। अगर हम भी का वैल्यू निकालें तो बाबू भी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, एक बार बता दीजिए कि भी का वैल्यू निकालेंगे तो सी बटा एन होगा ना। अगर हम भी का वैल्यू निकालेंगे यहां से, अगर हम भी का वैल्यू निकालेंगे तो भी इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सी बटे में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहां पे क्या करिए आप, मान रखिए सी का मतलब क्या होता है, प्रकाश का चाल, और प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और बटे में क्या है, एन का वैल्यू कितना निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है। जब इसको आप काटेंगे तो यहां पे
क्या होगा, ये कटेगा 1.5 बार में, यानी हमारा निकलेगा कितना, तो बाबू v इक्वल टू कितना निकलेगा 1.5 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हमारा क्या बना जी, आप लोग मार रहे थे 3 गुणे 10 की पावर 8, यानी कुछ भी तुक्का मार देना है ना कुछ भी तुक्का मार देना है ना बाबू, कुछ भी तुक्का लगाइए चलेगा, है ना। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। न्यूमेरिकल कभी भी सोल्व कराते आए हैं और न्यूमेरिकल सोल्व होगा हमेशा, ठीक है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बना बाबू, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट आंसर बना। तो कितने सारे बच्चे हैं बी ऑप्शन सही किए, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ जाइए अगला, कि ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बार बार पढ़ाया जा रहा है। ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ का अपर्तनांक क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या tan IP, यानी प्यारे बच्चों म्यू इक्वल टू tan IP क्या है, तो ये ही तो है ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर साहब का नियम कहते हैं। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखते हैं कौन सा बच्चा बाजी मार देता है कि निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है, यानी निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय चाल के लिए सही कौन है। तो बाबू निर्वात में विद्युतीय चुंबकीय चाल कितना होता है, तो आप बोलेंगे 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। किसमें, तो निर्वात में चुंबक, मतलब निर्वात में बाबू विद्युतीय चुंबकीय तरंग की चाल होती है कितना, 3 गुणे 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में क्या है, सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√अंडर, देखिएगा 1/√अंडर प्यारे बच्चों म्यू नॉट इंटू क्या दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। आपको पता है कि सी इक्वल टू क्या होगा 1 में, है ना। म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, तो अब म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई यहाँ पे होता है इंटू 10⁻⁻9 इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 FM इनवर्स। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा 991 गुणे 10 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यही तो होता है हमारा प्रकाश का चाल, और प्रकाश के चाल के लिए कौन सा हो जाएगा बाबू, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 होता है ना, तो यहाँ पे 7 कर लीजिएगा, है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्रकाश के चाल के लगभग में बराबर आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन ही हम लोग सही करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए बाबू पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखिए, ताकि आपके एग्जाम में बाबू प्लीज कॉल नहीं, एक बात बोलेंगे कॉल मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, ऐसे परेशान करिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना कि क्यों ये बाबू ये क्या होता है, निर्वात में चुंबकशीलता होती है, जबकि प्यारे बच्चों निर्वात में विद्युतशीलता होता है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर हो गया, तो एक बार क्लियर हो गया तो यस बोलेंगे मेरे प्यारे लाडलो। अगला देखिए, अगला न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि जब एक कुंडली में, है ना, एक क्या है कुंडली है, अब उसमें 0.1 सेकेंड की धारा 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित हो रही है। धारा परिवर्तित हो रहा है यानी DI, है ना, और समय कितना दिया है DT का 0.1 सेकेंड। तब इसका औसत वैल्यू, मतलब औसत वैल्यू यानी EVA, है ना, EVA इक्वल टू कितना दे दिया है 50 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों DT की बात करें तो DT यानी समय कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे 0 गुरुजी 1 यहाँ पे क्या दिया हुआ है सेकंड दिया हुआ है, और DI यानी धारा में परिवर्तन कितना दिया हुआ है, तो DI इक्वल टू क्या दिया हुआ है -3, क्योंकि घटाइएगा तो क्या होगा -3 एम्पियर दिया हुआ है धारा में परिवर्तन। तो इसके लिए सूत्र हमने क्या बताया था, तो हमने बताया था कि EVA इक्वल टू क्या होता है बाबू, होता है -L DI बाई क्या होता है DT होता है। अब आप इस पे रखिए ना जी, रखिएगा तभी तो निकलेगा। तो आप यहाँ पे EVA का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, EVA का वैल्यू 50 दिया हुआ है, ठीक है। हमको L निकालना है, क्योंकि 100 प्रेरकत्व को L से सूचित करते हैं, L निकालना है, और बराबर है तो बराबर -L, और DI का वैल्यू कितना दिया हुआ है -3 एम्पियर, तो -3 एम्पियर लिख देंगे, और बटा में DT 0.1 सेकेंड। अब देखिए क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जितने भी सारे बच्चे, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो अब हमारा क्या बचेगा, यहां पे ध्यान रखिएगा
50 है तो 50, 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे L और यहाँ पे क्या हो जाएगा L इंटू 3 और बट्टा में 0.1 बचेगा, होगा ये ऐसा बचेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 50 है तो 50, ठीक है, L है तो L इंटू क्या है प्यारे बच्चों, दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करेंगे और नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे 10 से गुणा होगा, हो जाएगा 1। तो हमको L का वैल्यू निकालना है, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 बटे में 30। अब क्या करना है, 50 बटे में जैसे 30 होगा, 1 0 से 1 0 कट गया और 3 5 यहाँ पे कटेगा, 3 एकम 3 और 3 6 18, 3 दशमलव यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.67 हेनरी हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो 1.67 हेनरी राइट आंसर किए हैं, एक बार बताइए। सभी बच्चे किए हैं, एक बार बताइए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और एक बार वीडियो को शेयर करिए, बिना शेयर का नहीं चलेगा, यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है। क्वेश्चन क्या है कि नेंड गेट का संकेत होता है। तो नेंड गेट कैसे बनता है जी, नेंड गेट कैसे बनता है बताइए, नेंड गेट कैसे बनता है। तो हमने क्या बताया कि जब एंड गेट है ना, एंड गेट है ना, और प्लस क्या और गेट मिलेगा, इक्वल टू क्या बनेगा नेंड गेट। और नेंड गेट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये जो नेंड गेट होता है सार्वजनिक गेट होता है, ठीक है, क्या होता है बच्चे, सार्वजनिक गेट होता है। तो नेंड गेट कैसे होता है, ये हमारा हो गया नेंड गेट, ये हमारा क्या हो गया एंड गेट हो गया। एंड गेट में क्या हो गया, प्लस यहाँ पे इनपुट ए और यहाँ पे क्या हो गया इनपुट बी। अब इसमें क्या करना है आपको, नॉट गेट जोड़ना है, तो ये हमारा क्या हो गया नॉट गेट, ठीक है। तो ये हमारा मिलके बनेगा, क्या बनेगा हमारा बाबू नेंड गेट। अब इसको विस्तार से बनाना होगा, तो प्यारे बच्चों विस्तार से हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम लोग ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया इनपुट ए इनपुट बी है ना, और इसमें ये गोल का लगा दीजिएगा एगो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका साधारण यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, तो इसका बाबू याद रखना है कि गेट हो जाएगा। तो देखिए कौन से ऑप्शन में, ये तो हमारा किस गेट का हो गया, तो हमारा एंड गेट का हो गया, एंड गेट हो गया। ये हमारा क्या होता है और गेट होता है, ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों नॉट गेट होता है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा नेंड गेट हो जाएगा, NAND नेंड गेट कौन हुआ। तो आप क्या कहेंगे, डी वाला ऑप्शन गुरुजी सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आपको तहलका मचाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए यह है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित यानी अपने काबू में कौन करता है। 2023 के एग्जाम में आया हुआ है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित कौन करता है, तो ये कूलम्ब बल करता है। कौन, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के बल से नियंत्रित होता है, क्योंकि दो बिंदु आवेशों के बीच जो भी लगने वाला आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2, इसकी बीच की दूरी R है, तो इसके बल को नियंत्रित कौन करेगा, फिजिकल टू क्या होता है Q1 इंटू Q2 है ना, बटे में R स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे के कांस्टेंट लगा दीजिए। अब ये के का वैल्यू आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ पे कौन करेगा, ओम का नियम करेगा। तो ओम का नियम कितने सारे बच्चे हैं कि गलत मारे हैं बाबू, ओम देखिए ओम आने लगा ना, तो यही गलती करते हैं आप लोग, ठीक है, यही गलती कर देते हैं। इसको ओम थोड़ी बोलते हैं जी, अभी बताए हैं कूलम्ब का नियम, हमने क्या किया, इसको घसका दिया, घसका के क्या कर दिया, कूलम्ब का नियम इसको बना दिया। हाई देखिए कूलम्ब के नियम में लिया कि हम लोग इसको सटा दिए, तो हमारा क्या हो गया, कूलम्ब का नियम राइट आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए बाबू। अगला है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है। सबसे लो तरंग दैर्ध्य, सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, आप सभी बच्चे को पता है कि सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य अगर आपसे पूछा जाए तो गामा किरण का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है। इसी कारण से इसकी बेधने की जो क्षमता होती है ना, वो सबसे हाई होती है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युतीय चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है। बाबू गामा किरण का तरंग दैर्ध्य छोटा होता है, कितना होता है बच्चे बता दीजिए, गामा किरण का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, एक बार आप लोग स्पष्ट करिए। और 2 से 3 दिन के बीच में प्यारे बच्चों हो सकता है कि इसी संडे को है ना संडे को है ना, हम लोग क्या करेंगे, महामैराथन लाएंगे केमिस्ट्री का। याद रखिएगा इसी संडे को पूरे के पूरे केमिस्ट्री बुक को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, और दिन में खत्म करेंगे। वो भी कैसे करेंगे, पूरा फुल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो चलिए गामा किरण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका कितना होता है, 0.07 एंगस्ट्रॉन होता है तरंग दैर्ध्य। तो ये भी आप लोग बाबू क्लियर रखिएगा। अगला, जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र की पट्टिकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तब पूछा जा रहा है कि धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है,
तो बोलिएगा कि C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट A, और बटे में क्या होता है, D होता है बाबू, होता है। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि इसमें क्या होगा कि दूरी की बात किया जा रहा है, यानी C क्या होगा, C व्युत्क्रमानुपाती होगा इसकी दूरी के। अगर दूरी जैसे बढ़ाएंगे, अगर याद रखिएगा कि अगर हमने जैसे ही दूरी को बढ़ाया, जैसे ही हमने दूरी को बढ़ाया, संधारित्र की धारिता क्या होगी, घटेगी, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां पे आप लोग क्या आंसर मारिएगा कि घट जाएगा, और घट जाएगा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आंसर लगाइए तो देखते हैं कि कौन सा बच्चा बना देता है। पहले आंसर देखते हैं कौन सा बच्चा लगा देगा कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा क्या है, 1 जूल है ना, 100 वोल्ट, यानी V इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, और ऊर्जा को U से सूचित करते U इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि संधारित्र की धारिता क्या हुई, यानी पूछा जाएगा आपसे कि C इक्वल टू क्या है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों U इक्वल टू क्या होता है, U इक्वल टू क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो इसमें आपसे देखिए U का मान दे रखा है, U का मान दे रखा है, और V का मान दे रखा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी धारिता क्या होगी, संधारित्र की धारिता, यानी C का वैल्यू पूछा गया है। तो C का मान निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2U बटे में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर हो जाएगा। अगर C को निकालेंगे तो ये 2U बटे में V स्क्वायर, 2 ऊपर आ जाएगा तो 2U, और बटे में क्या हो जाएगा, V स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसी पे रख के निकालेंगे। तो 2 है तो 2, और U का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम 1 लिख देंगे, और बटे में V का मतलब क्या है, 100 है, तो 100 का स्क्वायर, यानी 100 का अगर आप लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 बटे में 10 के पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, 100 के स्क्वायर को 10 के पावर 4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर में है तो ऊपर, अब 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये धारिता को किस में मापा जाता है, फैराडे में। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो 2 गुणे 10 के पावर मान 4 फैराडे मारे हैं। अब इसमें आपको कुछ मान चेंज करके दे देगा, तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको धैर्य बना के रखना है। तो क्या आंसर होगा बाबू, बताइए क्या आंसर होगा बाबू, एक बार बता दीजिए क्या आंसर होगा बाबू, एक बार आप लोग बता दीजिए जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, आया। और इसी टाइप का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, बहुत मस्ती में करेंगे, मजा से करेंगे, एकदम मजा आने वाला है। चलिए आगे बढ़िए, अगला ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपके लिए कितना जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन है, और बहुत जबरदस्त इसीलिए है क्योंकि ये सब एग्जामों में आपके आता है बच्चे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक माध्यम में एक है ना, 1 से 2 माध्यम में जाने पे प्रकाश की किरण के लिए क्रांति कोण थीटा है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे लिए बाबू, पहले आपको तो ये बोला गया कि बाबू तू 2 गो एगो क्या करेगा, माध्यम बनाओ। सीधा सीधा एग्जाम में बोला जा रहा है कि तो आप एगो माध्यम बनाइए, बना लीजिए। अब क्रांति कोण क्या होता है, इसमें यह भी साफ बोला गया कि क्रांति कोण बबुआ बनाओ, है ना। क्रांति कोण का मतलब क्या होता है कि जब प्यारे बच्चों आपतन कोण का वह मान जो परिवर्तन कोण के लिए क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। उतना नहीं समझाएंगे क्योंकि क्रांति कोण को 1000 बार हमने समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, जिसपे पड़ता है अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले आप लोग ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि जब प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि इसका माध्यम है, एक माध्यम है 1 से दूसरा माध्यम, ये हमारा मान लेते हैं कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है, दूसरा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आपतन कोण है, आई है, यानी इसके लिए क्रांति कोण क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके लिए थीटा कोण बना रहा है, ये दूसरा माध्यम में बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है क्रांति कोण थीटा है, तो प्रकाश के वेग का माध्यम 1 में भी है। अगर प्रकाश का वेग का माध्यम में पहला माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग भी है, तो प्रकाश के दूसरे वेग यानी इस v2 का मान क्या होगा। तो क्या आप निकाल सकते हैं v2 का मान क्या होगा, क्या आप निकालेंगे v2 का मान क्या होगा, एक बार बता दीजिए क्या निकाल सकते हैं आप बाबू। स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम क्या होता है बाबू, क्या होता है, याद रखना है साइन आई, है ना, बटे क्या होता है, साइन यहाँ पे क्या होता है, आर होता है। और आपको बोल दिया गया है क्रांति कोण यहाँ पे क्या होगा, आर होगा, यानी क्या होगा, ये v1 में है और ये क्या है, v2 में है। तो यहाँ पे लिखिएगा साइन, है ना, साइन, यहाँ पे आई है तो आई लिख दीजिएगा, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, परिवर्तन कोण कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि क्रांति कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। हम साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, v1 बटे में v2, ये क्या है, हमारा माध्यम है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन आई
यानी आई को क्या बोला गया है, थीटा बोला गया है, तो आप आई की जगह पे थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा, V1 बटे में क्या हो जाएगा, V2। तो अब आप मान निकालिए, अगर आपको V2 पूछा गया है, V2 क्या है, दूसरा माध्यम है, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, V2 इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपका हो जाएगा V बटे में यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी V बटे में यहां पे क्या होगा, और साइन यहां पे थीटा जो होगा नीचे चला आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पे क्या होगा, अगर V2 का मान निकालेंगे तो V बटे में क्या होगा, अब यहां से V2 का मान निकालेंगे तो V बटे में क्या होगा, साइन थीटा यहां पे नीचे चला जाएगा। क्या आपका ये आंसर आया हुआ है, क्या ये आपका आंसर आया हुआ है, एक बार बताइए। इतना जबरदस्त क्लास हो रहा है और बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं आज ज्यादा, बहुत दुख की बात है। और ऐसे वैसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में बाबू पूछा जाता है 100%, ऐसे ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है 100% बच्चे। तो ऐसे ऐसे एग्जामों में पढ़िए, मतलब देखिए कितना इजी तरीके से आपको डायग्राम के माध्यम से हमने समझाया, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए कि न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय किसे दिया जाता है। जो न्यूट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, न्यूट्रॉन की खोज करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो बाबू चैडविक साहब ने किया था। किसने, चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। और बाबू आप लोग क्या बता सकते हैं कि कब किया था, क्या आप लोग बता सकते हैं कब किया था इन्होंने, तो 1935 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो 1935 ईस्वी आप लोग बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कहीं हो सकता है आ जाए, तो क्लियर रखिएगा। आगे बढ़िए कि हमारे पास 3 बल्ब है। पहला जो बल्ब है हमारा 40 वाट का है, दूसरा बल्ब है 60 वाट का, और तीसरा बल्ब है 100 वाट का। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, सबसे कम रेसिस्टेंस किसका होगा। तो हमने क्या बताया, जितना ज्यादा वाट का बॉल रहेगा प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना ज्यादा वाट का बॉल उतना प्रतिरोध कम होगा। तो सबसे ज्यादा वाट का बॉल क्या है, 60 वाट, 100 वाट। और 100 वाट का प्रतिरोध क्या होगा बच्चे, एक बार बता दीजिए। 100 वाट का बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा 100 वाट का क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 100 वाट का हो जाएगा सबसे कम प्रतिरोध वाला। अगला क्वेश्चन आ जाइए, ये देखिए अगला क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा कम समझाते हैं ताकि टाइम बहुत लग जाएगा ना। अभी 13 नंबर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभव बल क्या होगा, अगर टाउ है तो इसका मान क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी यहां पे देखिए चुंबकीय आघूर्ण रखेंगे जिसपे क्या होता है, विपरीत, तथा यहां पे क्या होता है, समान तथा विपरीत, उस पे क्या होता है, ध्रुव होता है। उसकी बीच की दूरी यहां पे क्या होती है, 2l होती है। जब उसको रखेंगे तो हमारा क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए ऑप्शन को क्या करेंगे बच्चे, सही करेंगे। तो कितने सारे बच्चे हैं जो इस ए ऑप्शन को सही किए हैं, कितने सारे बच्चे हैं जो इस ए ऑप्शन को सही किए हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला ये देखिए क्वेश्चन निकालिए, फटाफट से निकालिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि एक वैद्युत द्वारा किसी समीकरण, वैद्युत धारा का समीकरण, किसी वैद्युत धारा का समीकरण क्या दिया हुआ, I इक्वल टू 1.6 साइन 100 पाई टी दिया हुआ है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी, F का वैल्यू क्या होगा, F इसमें दिया है। अब बोलिएगा दादा F नहीं दिया है। आप बाबू पढ़े हैं कि विद्युत धारा का तात्कालिक मान क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन, है ना, और क्या होता है, ओमेगा टी होता है। अब तो एफ दिया ही नहीं है और एफ पूछ रहा है। तो आप सभी बच्चे को इतना हमने बताया था कि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। हमने ये बात आपको बताई थी कि अगर आपसे बोला जाए कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू 2 पाई एफ होता है। तो प्यारे बच्चों इसका वैल्यू आई का वैल्यू आई है ना, एक दिया हुआ आई यहाँ पे है, और शीर्ष धारा 0.6 है ना, साइन है तो साइन, यानी ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी ओमेगा का वैल्यू इसमें दिया हुआ है कितना, तो 100 पाई टी, है ना, 100 पाई टी दिया हुआ है। और ओमेगा के बदले हम क्या लिखेंगे, तो 2 पाई एफ लिखेंगे। तो इस ओमेगा के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई एफ लिखेंगे, और 2 पाई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पाई टी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब हम लोग इसको कटाने वाले काम करते हैं। देखिए यहां पे क्या होगा, ये पाई से क्या होगा, ये पाई कट जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों एफ की बात करें, अरे टी कैसे आ गया जी, टी कैसे आ गया,
ये टी नहीं रहेगा ना, टी कैसे आ जाएगा, टी समय नहीं ना आता है, 100 पाई दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे एक बात बताइए कि अगर हम यहां से f का वैल्यू निकालें, यानी 2f इक्वल टू कितना बचा, तो हमारा 100 बचा। अगर हम f का वैल्यू निकालें तो क्या होगा, 100 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2। अब इसको कटाएंगे क्या होगा, 50 होगा। क्या 50 सभी बच्चों का आया हुआ है, 50 पाई नहीं रहेगा, क्योंकि पाई तो हमने पहले ही कटा दिया, तो हमारा 50 पाई नहीं ओनली 50 राइट आंसर होगा। क्या आप इस बात से सहमत है, तो सहमत है तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए समझ में आया, 14 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आया होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से गामा, यहां पर देखिए क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे कि निम्नलिखित में से गामा किरण का तरंग लंबाई कितना होता है, 0.07 एंगस्ट्रॉन गामा का तरंग लंबाई होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, वेधने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वेदन क्षमता होता है। तो बाबू इसकी आवृत्तियां होती है वो उच्च होती है। अगला कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई। बाबू जब यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया बाबू किसके द्वारा दी गई, तो रदरफोर्ड साहब के द्वारा दिया गया। क्या किया गया, रदरफोर्ड साहब के द्वारा 100 nm का स्वर्ण पत्र लिया गया और इससे अल्फा किरण से गुजरने वाले किरणों को क्या किया गया, उस मतलब इससे पार कराया गया, है ना। तो बहुत सारी अल्फा किरणें क्या हो गई, बाहर गुजर गई, लेकिन इसके केंद्र से जैसे जैसे गुजरी वैसे वैसे क्या हो गई, विचलती चली गई। जितना केंद्र के नजदीक आती गई क्या होते गया, किरणें विचलित होती गई, जिससे पता यह लगा कि परमाणु का नाभिक परमाणु के केंद्र में है और परमाणु के केंद्र में प्लस चार्ज है, तभी अल्फा किरण पे जब प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को प्रकीर्णित कर रही है। तो यहां पे किसने दिया था, रदरफोर्ड साहब ने दिया था। रदरफोर्ड साहब आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। चैडविक ने नहीं दिया था, पाउली नहीं दिया था, आइंस्टीन ने नहीं दिया था। आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया था, इक्वल टू mc² दिया था, ठीक है। किसने, आइंस्टीन दादा ने दिया था। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर भी वेग से गतिशील q आवेश पर लगने वाला बल का व्यंजक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे को पता है ना कि विद्युत चुंबकीय बल या लॉरेंज बल क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू भी बी क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा लिख देंगे, इसका सदिशीय रूप क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू इंटू भी इंटू बी हो जाएगा। तो क्या आप लोग इसका राइट आंसर किए हैं बच्चे, एक बार बताएं, क्या आप लोग इसका राइट आंसर ये मारे हैं, जल्दी जल्दी राइट आंसर आप लोग करिए, ठीक है। आगे बढ़िए कि यहाँ पे थोरियम है, तो कई ये तो 2024 में पूछा गया था कि थोरियम एक परमाणु है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये जो होता है ना, जो ऊपर रहता है इसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, और परमाणु द्रव्यमान बराबर किसके होता है, तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के द्रव्यमान के बराबर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बाबू, यहां पे याद रखना है कि 230 में से क्या करते हैं, 90 को घटा लेते हैं, हमारा निकल जाता है 140, और 140 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाता है, हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्या आपने सही किया, 140 को आपने क्या सही मारा, बिल्कुल मारना ही पड़ेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 140 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आज की व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है, तो बाबू बीटा इक्वल टू क्या होता है, डी लेमडा बटा में क्या होता है, डी होता है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करके बताए थे कि बीटा क्या होता है, लेमडा तरंग दैर्ध्य होता है, बड़का डी क्या होता है, छोटका डी क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा मेरे बच्चे, ये सब क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामों के लिए, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला कि नाभिकों के मिलने से नए नाभिकों के बनने से, है ना। अगर क्वेश्चन आएगा कि नाभिकों के मिलने से, नए नाभिकों के बनने से जो ऊर्जाएं मुक्त होती है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकों के मिलने से और नए नाभिक के बनने से। तो बाबू क्या होगा, नाभिक के मिलने से, नए नाभिकों के बनने से जो अगर आपसे पूछा जाएगा ऊर्जाएं मतलब जो मुक्त होती है, घटनाएं घटती है, उसे हम लोग नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। और सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अगर हम आपसे बोले कि हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, और एक होता है परमाणु बम, ठीक है, तो परमाणु बम नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन बम की बात करें तो हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। चलिए यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में नाभिक में अवश्य रहता है, तो नाइट्रोजन के नाभिक में क्या रहेगा बाबू, ये 14 क्या है, तो 14 में 7 गो, तो बाबू यहां पे क्या लिखा है,
बाबू 7 गो, तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन होगा, तो बाबू बचा क्या, 7 गो न्यूट्रॉन होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, 7 प्रोटॉन होगा और 7 न्यूट्रॉन इसमें क्या होगा, प्यारे लाडलो होगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर मार चुके हैं, फटाफट से एक बार आप लोग राइट आंसर बता दीजिए। अगला क्वेश्चन की किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या दिया हुआ है, म्यू, और तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच क्या संबंध होगा। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 बटा में प्यारे बच्चों क्या, लैम्डा के स्क्वायर, है ना, इसके तरंग दैर्ध्य। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम, है ना। तो आप लोग क्या आंसर लगाइएगा प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाइएगा, फटाफट से बता दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर आप लोग क्या देंगे। तो इसमें से कोई है जी, म्यू इक्वल टू 1 बटा में लैम्डा स्क्वायर, कोई नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाए कि किसी भी प्रिज्म की वर्णविक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, किसी भी प्रिज्म की वर्णविक्षेपण हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि जब 7 रंगों में विभक्त हो जाता है श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये किस पे, तो पदार्थ किस प्रिज्म का बना, मतलब जो प्रिज्म है किस पदार्थ का वो बना हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति की, ये जो प्रिज्म है किस पदार्थ की प्रकृति का बना हुआ है ये इस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो बच्चे हमारा बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसको बनाइए सभी बच्चे कि एक खोखले मतलब खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है और इसका आवर्धन क्षमता 3 सेंटीमीटर है, लेंस की फोकस दूरियां होगी। बाबू अब देखिए थोड़ा सा उटपटांग क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये है कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या है, 16 सेंटीमीटर है। खगोलीय दूरबीन में लंबाई क्या होता है, सामान्य समायोजन में एल इक्वल टू क्या होता है, एफओ और प्लस क्या होता है, एफई, जिसमें आपको लंबाई दे दिया है, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे एल की जगह पे 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफओ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफई, ठीक है। ये हमने पहला कार्य कर दिया। अब देखिए इसकी आवर्धन क्षमता 3 है, यानी आवर्धन क्षमता क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, एफओ बटा में क्या होता है, एफई होता है, ठीक है। ये आवर्धन क्षमता, और आवर्धन क्षमता का मान कितना दे रखा है मेरे लाडलो, 3 दे रखा है। तो 3 इक्वल टू क्या होगा बाबू, हो जाएगा एफओ बटे में एफई। यानी अगर हम यहाँ पे एफई का मान निकाले, अगर हम यहाँ पे एफओ का मान निकाले तो एफओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एफई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा मेरे बच्चे। एक बार बताइए, यहाँ पे एफओ का वैल्यू कितना निकाल दिए हम, 3 एफई निकाल दिए, ठीक है। एफओ का वैल्यू 3 एफई निकाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इस एफओ का वैल्यू इसमें रखेंगे, है ना, हम इस एफओ का वैल्यू इसमें रखेंगे, यानी 16 है तो 16 इक्वल टू है तो इक्वल टू यहाँ पे क्या है, एफओ प्लस यहाँ पे क्या है, एफई, ठीक है। अब यहाँ पे 16 है तो 16, अब एफओ के जगह पे क्या रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एफई अब प्लस एगो एफई, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 16 इक्वल टू 4 एफई हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम एफई का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए एफई क्या होगा, हमारा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफई का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौका 16, यानी एफई का मान कितना निकल गया, 4 निकल गया। जब आपको पता लग गया कि इस एफई का मान 4 है तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस एफई के मान को इसमें रखेंगे। अब आपको पता चल गया कि एफई का मान 4 आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफई के मान को इसमें रखेंगे। तो हमारा दिया क्या हुआ है मेरे बच्चे, दिया हुआ है एफओ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 एफई दिया हुआ है। तो यहाँ पे एफओ का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 है पहले से, और एफई का वैल्यू कितना निकल चुका है, 4, यानी एफओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। यानी पहला हमारा एफई कितना निकला, तो एफई 4 सेंटीमीटर निकला, और बाबू एफओ कितना निकला, तो बाबू एफओ निकला 12 सेंटीमीटर। तो क्या ये आंसर आपको कहीं दिख रहा है, एक बार आप लोग स्पष्ट कीजिएगा कि क्या ये आंसर आपको दिख रहा है मेरे बच्चे, फटाफट से राइट आंसर बताइए, क्या ये आंसर आपको दिख रहा है कहीं। तो 4 और 12 हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 4 और 12 गुरुजी इसका बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग सहमत हैं, क्लियर है बच्चे, बिल्कुल। अमू वेरी गुड, चलिए संतोष बहुत बढ़िया, कैफ, आसल, नूर, शहबाज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है, ठीक है। अब इसकी सिर्फ आपसे क्षमता पूछा गया है, यानी P इक्वल टू क्या होगा,
क्षमता दे रखा है और क्षमता ही पूछा गया है, तो पी तुल्य इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है। ठीक है, तो पी तुल्य निकालना है तो P1 का वैल्यू कितना है, 2 डायोप्टर है। ठीक है, और P2 का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, -3.5 डायोप्टर है। तो पी तुल्य निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1.5 क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। तो देखिए -1.5 डायोप्टर आपका कहीं राइट आंसर आया हुआ है जी, -1.5 डायोप्टर आपका राइट आंसर आया हुआ है। तो एक बार यस बोलिए, -1.5 डायोप्टर। तो बिल्कुल यहां पे हम लोग क्या करेंगे, -1.5 डायोप्टर क्या करेंगे बच्चे, राइट आंसर कर देंगे। और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है ना I0 हो, तब इसका वर्ग मध्य मूल मान क्या होगा। इसका अनुपात नहीं पूछा है कि अनुपात निकालिए आप, अनुपात के बारे में तो बात ही नहीं किया गया है। कि पूछा गया है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान प्यारे बच्चों क्या होता है, I0 है ना, I0 होता है। शिखर मान I0 दिया गया है, तो इसका वर्ग मध्य मूल मान यानी IRMS, तो IRMS क्या होता है, I0 बट्टे में √2 होता है। तो देखिए I0 बट्टे में √2 किन किन बच्चों का आया हुआ है जी, I0 बट्टे में √2 किन किन बच्चों का आया हुआ है, एक बार आप लोग क्लियर करिए कि I0 बट्टे में √2 किन किन बच्चों का आया हुआ है, आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। आगे चलिए कि यहां देखिए समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई हमने क्या बताया, तो समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई L इक्वल टू FO प्लस FE मिला के बन जाएगा हमारा क्या, समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई। तो क्या आप लोग ने ये आंसर किया, बिल्कुल किया होगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या होने वाला है मेरे बच्चे, तो आप लोग क्या करेंगे, FO प्लस FE मिलके क्या बनेगा, समान समायोजन में दूरबीन की लंबाई हो जाएगी। आवर्धन क्षमता को हम लोग m से सूचित करते हैं, M इक्वल टू FO प्लस FE होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है। व्यतिकरण की घटना क्या होती है, जब दो समान आवृत्ति की तरंगे समान कला में क्या होती है, जब अध्यारोपित होती है, एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे से टकराती है, तो वहां पे जो घटनाएं होती है क्या होती है, व्यतिकरण की घटना होती है। तो यहां पे कलांतर होना चाहिए, कलांतर 100% होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, हम आपको समझा देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है, तो यहां पे याद रखना कि इसके कारण क्या होता है, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पतली तेल की झिल्ली का भी रंगीन दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक क्या हो गया। निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। बाबू वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि कोई है, क्या है, आवेश, जिसपे क्या होता है, समान और विपरीत आवेश होते हैं, है ना, जिसपे क्या होता है बच्चे, समान और विपरीत आवेश होता है, जिसपे क्या होता है, समान और विपरीत आवेश होता है। ठीक है ना, इस पे क्या होगा, एक पे प्लस क्यू आवेश होगा तो दूसरे पे क्या होगा, माइनस क्यू आवेश होगा, और इसकी बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो निरक्षीय स्थिति कैसे निकलता है, तो अगर इस पे ये लंब रहेगा, अगर इस पे लंब है, इसके 90 डिग्री पे क्या, इसके बीच से यहाँ पे लंब निकाला जाए तो ये इसका क्या कहलाता है, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में कभी भी क्या होता है बच्चे, तो ये शून्य ही होता है, तो शून्य हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला, जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो देता है तो वह बदल जाता है। जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों को खो दे तो वो अल्फा कण में बदल जाएगा। जब हीलियम, क्योंकि अल्फा कण को ही तो कहा जाता है हीलियम का नाभिक, अल्फा कण को ही तो कहा जाता है ना कि ये क्या है, हीलियम का नाभिक है, तो हीलियम का नाभिक क्या हो जाएगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। दृश्य भाग में कौन सी पड़ती है श्रेणी, बाबू लाइमन श्रेणी पराबैंगनी, पराबैंगनी लिखिएगा, पराबैंगनी में पड़ती है, हैं लाइमन श्रेणी पराबैंगनी। पाश्चन श्रेणी क्या, औरक्त में, तो लिख दीजिएगा औरक्त में पड़ता है ना, औरक्त में पड़ता है कौन, तो बाबू पाश्चन श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणियां किसमें पड़ती है, औरक्त में पड़ती है, तो ये भी लिख देते हैं आपके जानकारी के लिए। लेकिन वामर श्रेणियां किसमें पड़ती है, दृश्य में पड़ती है। तो क्या आप आंसर क्या लगा सकते हैं इसका, आप लगाएंगे कि वामर श्रेणियां जो होती है दृश्य में पड़ती है। और वामर श्रेणियां, अगर पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र का अध्ययन किसने किया,
है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का दृश्य क्षेत्र का अध्ययन किसने किया? तो बाबू ये बामर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? बाबू अगर बात किया जाए कि अगर यूरेनियम 200 प्यारे बच्चों 238 को तोड़ा जाए तो क्या ये फिर यूरेनियम में टूटेगा? आप बोलेंगे नहीं, थोरियम और हीलियम में टूटेगा। अगर आप यूरेनियम 92,238 को तोड़ेंगे तो ये थोरियम क्या होगा? 90,234 होगा। और प्यारे बच्चों हीलियम यहाँ पे क्या होगा? 2 और 4 होगा। तो ये तो यूरेनियम में है, यहां भी यूरेनियम में है, यहां भी क्या है? यूरेनियम है। और एक लौता हम लोग का आंसर यहाँ पे देखिए सही सही दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे बच्चे? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसी आंसर को सही करके बल्ले बल्ले करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सोडियम का कार्यफलन क्या होता है? और कार्यफलन हमने आपको बताया था कि कार्यफलन क्या होता है। तो जब प्यारे बच्चों प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमने आपको पढ़ाया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने आपको क्या पढ़ा कि जब प्रकाश की किरणें किसी धातु पे पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए जितना न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उसको निकलने के लिए, है ना। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ऊर्जा को अवशोषित करता है, पहले ताकतवर होता है तब तो उस पृष्ठ से निकलेगा। तो जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग कार्यफलन कहते हैं। और कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा इसीलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ठिस सतह से क्या हो सके? बाहर निकल सके। और बाबू अगर आपसे सोडियम का पूछेगा तो सोडियम का कार्यफलन 2.75 होता है। क्लियर रखिएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ये आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E= क्या होता है? तो बाबू F/में में क्या होता है? Q0 लिखिए या Q लिखिए। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं कि E=F/में में Q0 जो कि आता है बाबू ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को मजाक में नहीं लेना है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि संचार उपग्रह से पृथ्वी की सतह की दूरी कितनी है? संचार उपग्रह से पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है? तो लगभग 36,000 किलोमीटर। 35,900 कुछ है तो उसको लगभग में लिखा जाता है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर में लिखिएगा तो किलोमीटर तो हमारा यहाँ है सबसे एक नंबर वाले ऑप्शन में। तो सबसे एक वाले नंबर वाले ऑप्शन को हम लोग सही कर देंगे। आगे बढ़ जाएगी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है? तो बाबू हमने क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व तो पूछे तो हाफ यहाँ पे क्या होता है? हाफ इंटू क्या होता है? B² बटे यहाँ पे क्या होता है? म्यू0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? B² बटे में 2 म्यू0 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो B² बटे में 2 म्यू0 मारे हुए हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊर्जा घन तो B² इंटू क्या हो जाएगा? B² बटा में 2 म्यू0। अगला कि किसी विद्युत रोधी माध्यम का पारावैद्युतांक अगर आपसे पूछा जाए कि ER हो तो क्या हो सकता है? तो बाबू कभी भी जो पारावैद्युतांक होता है अपेक्षित पारावैद्युतांक ER कभी भी बड़ा होता है किससे? 1 से, है ना। 1 से कभी भी ग्रेटर देन क्या होता है? 1 होता है। यानी ER का मान कभी भी 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा 0 है? नहीं है। 1 से बड़ा 0.5 है, आई तो खुद माइनस में है। तो इससे बड़ा है कौन? तो आप लोग क्या कहेंगे कि 5 बड़ा है और 5 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। और वीडियो को शेयर करिए, ऐसे मकचूसाई थोड़ी चलेगा बाबू, इतना जबरदस्त क्लास करा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए एक पृथक्करण मतलब गोलीय चालक को कुछ यहाँ पे धन आवेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो बाबू अगर किसी गोलीय चालक को धन आवेश दिया जाएगा तो जब धन आवेश दिया जाएगा तो उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकलेंगे, माइनस चार्ज बाहर निकलेगा। और जब माइनस चार्ज बाहर निकलेगा तो उसका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? द्रव्यमान घट जाएगा। तो सिंपल सा लिखिएगा कि प्लस चार्ज देने से द्रव्यमान क्या हो जाता है बच्चे? घट जाता है। तो घटा दीजिएगा। आगे बढ़िए कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाइए कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ρ= क्या होता है प्यारे बच्चों? RA बटे में L होता है। तो देखिए ρ= क्या हो जाएगा? RA बटे में L। थोड़ा सा तेजी से खींचते हैं। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो बाबू आप सभी बच्चे को हमने क्या बताया? तो आप सभी बच्चों को हमने एक ये बताया कि 1 टेस्ला कितने के बराबर होता है? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के। क्या बाबू? 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 टेस्ला कितना होगा? 5 वेबर, है ना, प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए है कहीं पे 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे जी गुरुजी बिल्कुल आप दिख रहे हैं एक ऑप्शन में, और ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए राइट हुआ ना आंसर? आंसर राइट हुआ।
बिल्कुल हुआ। आगे बढ़िए अगला कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए पूछा जाएगा कि कौन सही है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए क्या होता है, एम, आवर्धन क्षमता को एम से सूचित करते हैं, इक्वल टू क्या होता है माइनस एल बटा में क्या होता है एफ ओ, और यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस डी बटे में यहाँ पे क्या होता है एफ ई होता है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है जी, बिल्कुल हमको तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन ए ऑप्शन हमको लग रहा है कि सही आंसर होगा, है ना, सही है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन किशन, खुशी कुमारी, चले रोहित, शेख सना, सिजुका बहुत बढ़िया, सौम्या, संजीव, अक्षय बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाइए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्रों के द्वारा अवरोध है। अवरोध का मतलब रुकावट। संधारित्र में बाबू डीसी करंट का कोई काम नहीं, ज्यादा नहीं समझाएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि संधारित्रों में डीसी का कोई कार्य नहीं है। तो यहां पे याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है, डीसी डायरेक्ट करंट संधारित्रों के लिए अवरोधक होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि किसी एलसीआर परपथ में अनुनाद प्रस्तुत कब होगा, जब प्यारे बच्चों प्रेरकीय प्रतिघात बराबर होगा किसके, तो धारतीय प्रतिघात के, यानी प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल बराबर होगा क्या 1 बटा में ओमेगा सी के। तो देखिए एक मतलब क्या हो जाएगा, अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन है जी, अब तुम दूसरा बता दिए, आधा पढ़ के बता दिए। चलिए ये भी जानकारी याद रखेगा। यदि किसी एलसीआर परपथ में अनुनाद की स्थिति हो तब वोल्टेज तथा धारा के बीच का कलांतर शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा मेरे बच्चे। अगला क्वेश्चन आ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने की एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, वो क्या है ए बाबू, एगो क्या है बाबू याद कर लेना, एगो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्या है, स्टेप डाउन नहीं है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इसमें द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में कभी भी क्या होगा, स्टेप अप में कम होता है बाबू, लो होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है, लेस होता है, जो मारिए वो होता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा एलसीआर परपथ का शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को हम लोग कॉस फाई से निकालते हैं। और बाबू अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाए एलआर परपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो बाबू आर बटा में क्या होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है, जो कि आप सभी बच्चे को याद होना चाहिए, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन सही आंसर। अगला प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है, इंपीडेंस का मात्रक क्या होता है हेनरी। बाबू गलती बताएं, पहले बता दे रहे हैं, पहले बता रहे इसका आंसर गलती बताए हैं, लेकिन आप लोग सही करिए। प्रतिबाधा इंपीडेंस का मात्रक ओम। ठीक है, गलती हम जानबूझ के बताएं कि आप लोग हेनरी हेनरी करने लगेंगे तो फिर हमको कुछ मौका मिलेगा आपको कहने का। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रतिबाधा का मात्रक क्या है बाबू, हेनरी किसी भी हाल में नहीं मारना है, क्योंकि हमको ऑप्शन चेंज करने भी आता है। फटाक से क्या करेंगे, इस हेनरी को हटा के किस में कर देंगे, ओम में कर देंगे। आपको लगा अरे ये तो अभी यहां था, वहां कैसे चला गया, तो ऐसे किया जाता है बाबू। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि धारतीय प्रतिघात बराबर होता है, तो बाबू धारतीय प्रतिघात क्या होता है, एक्सी। एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1 बट्टा ओमेगा सी होता है, और ये आपको पता होगा कि ये 1 बट्टा ओमेगा सी यानी धारतीय प्रतिघात क्या है, तो किसी परपथ में संधारित्रों के द्वारा लगाया गया एगो अवरोध होता है। ठीक है, तो 1 बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे ओमेगा से। अगला क्वेश्चन है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्ध्य नहीं होता है, तो अनुप्रस्थ आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, तो बीटा किरणों को चलाने वाला तेजी से क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और बाबू ये विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ये विक्षेपित होती है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर जी डर लग रहा है, सर जी अंडा लग रहा है, टोपी पहन ले जा रहे, बाप रे बाप कैसा कैसा चेला है जी। सर जी अंडा नहीं, सर जी ठंडा लग रहा है। अंडा कैसा लगेगा बताओ बाबू, इसमें कैसा कैसा आप लोग बात कर देते हैं। सर जी अंडा लग रहा है, ठीक है, बाबू से मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने हंसाया सभी बच्चों को, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आप लोग सोल्व करिए, नहीं तो प्यारे बच्चों आप लोग को भी अंडा लगेगा, ठंडा नहीं, अंडा लगेगा सभी बच्चों को। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 1000 वाट हीटर है और इसको 230 वोल्ट के चिन्हित है, यानी क्या इससे जोड़ा गया है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, आर का मान पूछा गया है। बाबू भी का वैल्यू कितना दे रखा है 230 वोल्ट है ना बाबू। शक्ति पी का वैल्यू कितना दे रखा है 1000 दे रखा है वाट है ना।
तो बाबू आपसे पूछा गया ये आर क्या होगा, तो बाबू एक फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुदेव ने हमको बताया है, कि गुरुदेव ने बताया भी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू गुरुदेव ने आपको क्या बताया है, पी इक्वल टू बताया है भी स्क्वायर बटे में आर। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या होगा, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा भी स्क्वायर बटे में पी, है ना। तो हम आर का वैल्यू निकालते हैं और भी का वैल्यू कितना दे रखा है 230, तो 230 ऐसे लिखेंगे 230 गुणे 230 और बटा में शक्ति क्या है 1000 है, 1000 है। अब क्या करेंगे बच्चे यहां पे समझिएगा, हाय देखिए ये 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये क्या हो गया कट गया। अब 23 का स्क्वायर कितना होता है एक बार आप लोगों से जानना चाहेंगे हम, 529 गुरुजी, वाह दिल खुश हो गया। यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे 529 हो जाएगा और बट्टे में 10 हो जाएगा। तो जब इससे भाग देंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा 52.9 और ओम, क्या बाबू ओम। तो यहाँ पे 52.9 और ओम किन किन बच्चों का आया हुआ है ये आप लोग स्पष्ट कर दीजिए। यहाँ पे फटाफट से स्पष्ट करिए, जितने भी सारे बच्चे हैं, ये जितने भी सारे बच्चे हैं फटाफट से स्पष्ट करिए जल्दी जल्दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 52.9 ओम सभी बच्चों का आया हुआ है जी। कितना इजी क्वेश्चन है, यही सब होता है न्यूमेरिकल। ठीक है आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है इसकी पुष्टि कौन करता है, जो प्रकाश होता है प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे गमन करता है। तो जब ये ऐसे ऐसे गमन करता है तभी तो इसमें ध्रुवण की क्रिया होगी, क्या होगा व्यतिकरण की घटना होगी। जब अनुप्रस्थ होगा प्रकाश तभी, अगर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो फिर क्या होगा ध्रुवण की क्रिया होगी नहीं होगी। तो बाबू अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है किसको, तो ध्रुवण को, पोलराइजेशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है आगे बढ़िए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है मेरे बच्चे, तो हम आपको एक बार समझाना चाहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें क्या होती है मेरे बच्चे, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। आप सभी बच्चों को पता है कि प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, यानी ये जो प्रकाश होगा प्यारे बच्चों ये मुड़ जाएगा। ठीक है और हम लोग क्या करेंगे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। ठीक है अब यहां पे क्या करेंगे कि आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे तो किरणें क्या होगी और मुड़ेगी। अब मान लीजिए किरणें इतना मुड़ गई कि ये 90 डिग्री का कोण बना दी, ये किरणें इतना मुड़ गई कि ये 90 डिग्री का कोण बना दी प्यारे बच्चों। तो ये तो हमारा हो गया क्रांति कोण, ये हमारा हो गया क्रांति कोण 90 डिग्री और ये हमारा क्रांति कोण का मान आईसी हो गया। अब क्रांति कोण का मान क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, यानी आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे। तो जैसे बढ़ाएंगे तो अब तो 90 डिग्री बन गया है, तो जब 90 डिग्री बन गया है तो अब किरणें इसी माध्यम में ना आएगी, कौन दूसरा माध्यम देखेगा नहीं बाबू, वो किरणें इसी माध्यम में आएगी। तो क्या हुआ जिस माध्यम में माध्यम 1 से गया और माध्यम 1 में ही आ गया तो क्या हो गया ये, तो आप बोलेंगे गुरुदेव यही तो हुआ पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है और इसमें परिवर्तन गुणांक का मान बाबू क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे 1 होता है ना, परिवर्तन गुणांक का मान जो होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन की हीरे का अपवर्तनांक करीब होता है। आज समझा रहे हैं नहीं समझा है क्या जी, फिर पहले की तरह समझा रहे हैं हम, है ना, तभी अभी तक 53 को क्वेश्चन हुआ है ना, फिर समझा रहे इसीलिए 53 को क्वेश्चन हुआ है ना, कुछ ज्यादा ही फिर समझाने लगे। अभी 200 क्वेश्चन कराना बाकी है। चले कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा सबसे कठोर तत्व होता है और हीरा के अपवर्तनांक कितना होता है प्यारे बच्चों 2.42 होता है, याद रखिएगा। अगला किसी वस्तु का मनुष्य के आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो मनुष्य के आंख के रेटिना पर क्या बनता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू क्या होता है d+1/f, तो आप बोलेंगे ना गुरुदेव ऐसा मत करिएगा, गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1+d/f हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला पतली तेल की झिल्ली का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या होता है, हमने क्या कहा कि ये क्रिया व्यतिकरण से ही हो सकता है कि पतली तेल की झिल्ली का रंगीन दिखाई देना, है ना, साबुन का पानी रंगीन दिखाई देना, प्रकाश के व्यतिकरण। जब प्रकाश की किरण एक स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो वो प्रकाश की चाल वायु में तो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही ग्लास यानी शीशा में आएगी तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाबू चाल घटा, जब चाल घटा तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा घटेगा, है ना, तो घट जाएगी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगी संपर्कित 2 लेंस की शक्ति होती है तो पी तुल्य क्या निकाला जाता है P1 +
P2 निकाला जाता है। तो क्या ये ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है? P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2, यानी P1 प्लस P2 हमारा बिल्कुल सही आंसर। अगला आ जाइए कि पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होगा? क्रांति कोण वो होता है जो 90 डिग्री बन जाए, तो इसके लिए 24.41 होता है। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला 4 डायोप्टर क्षमता वाला लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो बाबू P क्या दिया हुआ है? 4 डायोप्टर, और F इक्वल टू आपसे पूछा गया है, तो P इक्वल टू क्या होता है? 1/F डायोप्टर। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/P, यानी 1 P का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, यानी 0.25 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये मीटर में हो जाएगा। तो 0.25 मीटर है यहाँ पे। किन किन बच्चों का आया हुआ है? राइट आंसर मार दीजिए। सेंटीमीटर नहीं होगा। क्लियर? सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता है मेरे लाडलो, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में डायरेक्ट आ जाएगा 25, और 25 कहीं ऑप्शन है? आप बोलेंगे गुरुदेव बिल्कुल नहीं है। आपने जो किया बिल्कुल अच्छा किया, ऐसे ही करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना, यही ना बोलेंगे आप? तो बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए कि ये देखिए वही बात है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का इनवर्स दिया हुआ 1/2 का मान क्या होगा? यानी इसको अगर हम बनाएंगे सही से तो क्या होगा बाबू? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1/, में क्या हो जाएगा? रूट अंडर, यहाँ पे म्यू नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनटू म्यू नॉट इनटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हमने अभी जस्ट पीछे निकाल के बताया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक होता है। क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो बाबू n-1 × d होता है। तो ये भी आप लोग याद रखना है कि n-1 × a है तो a लिखिए, d है तो d लिखिए, जो मर्जी वो लिखिए, बिल्कुल आपको कोई भी रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। अगला आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा E इक्वल टू क्या होता है? हाफ CB² होता है। तो अब ऊर्जा हमने अभी निकाला ना, तो हाफ CB² किन किन बच्चों का आया हुआ है? एक बार आप लोग बता दीजिए कि हाफ CB² गुरुजी मेरा आया हुआ है। एक बार बोलिए क्या आपका आया हुआ है? बिल्कुल। अगला आ जाइए, अगला क्वेश्चन। वाह, ये तो रंग बदल दे रहा है जी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? बाबू 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। हरा का कितना होता है? 5 होता है, तो हरा का 5 मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से कभी भी विभवांतर को वोल्ट में और विभव मापी को बाबू विभवांतर से मापा जाता है। सी वाला ऑप्शन। धारा को तो एम्पियर में मापा जाएगा, प्रतिरोध को हम लोग ओम में मेजर करते हैं, आर से लिखते हैं। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। धातु का परावैद्युतांक होता है इनफाइनाइट होता है। कितना से अधिक होता है? अगर क्वेश्चन आएगा कितना से अधिक होगा तो बाबू अधिक होता है 1 से, लेकिन कितना हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। अब देखिए किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी निकालिए। बाबू P इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 1 डायोप्टर, है ना, और आपसे बोला जा रहा है कि F इक्वल टू आप निकालिए। अब F इक्वल टू क्या होगा? तो आपने पढ़ा कि P इक्वल टू क्या होता है? 1/F डायोप्टर होता है। तो F इक्वल टू क्या होगा? 1/P हो जाएगा। यानी F इक्वल टू क्या होगा? 1 है तो 1, P का वैल्यू कितना है? 1, यानी F इक्वल टू कितना? 1 मीटर निकल जाएगा। 1 मीटर में है जी, मीटर में 1 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो क्या आप ये आंसर नहीं मारेंगे? क्या ये आप आंसर नहीं मारेंगे जी? 1 मीटर बिल्कुल मारना होगा आपको, बिल्कुल मारना होगा आपको। चलिए रिंकी यादवंशी, मेरा आपका बात सुनकर मेरे बाजा जी, क्या जी, क्या हंसते हैं? बाजा जी हंसते हैं बाजी हंसती है, ओहो हो। बिल्कुल, तो पढ़ाई में तो हंसी आता ही है ना। कॉमेडी देखने में रोना आता है, पढ़ाई में हंसी आता है। ये देखिए कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पे प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? बताइए, फटाफट से बता दीजिए प्यारे बच्चों। ये देखिए क्वेश्चन है कि वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पे प्रकाश पड़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की मात्रा उत्सर्जित होने लगती है, उसी को तो हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं।
उसी को तो कहते हैं ना प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अब देखिए शुद्ध धारित्व की औसत शक्ति खपत कितनी होती है, तो सी शुद्ध धारित्व की औसत शक्ति खपत हाफ सीबी स्क्वायर, हाफ सीबी स्क्वायर, हाफ सीबी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, 4 संधारित्र में प्रत्येक की धारिता क्या है, 2 माइक्रोफैराड है। 4 गो संधारित्र दिया गया है आपको। अब बोला गया कि सबका मान है 2 के। अब आपको 8 माइक्रोफैराड बना देना है। क्या आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे समानांतर क्रम में, तो हम चारों संधारित्रों को हमको पता है कि हम समानांतर क्रम में जैसे जोड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, ये चारों के चारों संधारित्र क्या हो जाएंगे, मिलके हमारे 8 माइक्रोफैराड में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए कैसे, हमने चारों संधारित्र जिसकी सबकी मात्रा क्या है 2 सबका कितना है वैल्यू बाबू, सब 2 माइक्रोफैराड का है। ये भी क्या है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। अब बाबू आप सभी को पता होगा कि अगर संधारित्रों का अगर आपसे पूछा जाए समानांतर क्रम सी पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस C4 डॉट 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 CN होता है। तो अब आप मान रखिए अगर आपसे सी पैरेलल समानांतर में जोड़े हैं तो बाबू C1 सबका मान क्या है 2 माइक्रोफैराड प्लस क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड, मिला के क्या हो जाएगा सी पैरेलल इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड हो गया। और प्यारे लाडलो एक बात बताइए, हमको बनाना कितना था, 8 माइक्रोफैराड बनाना था। बोला गया है कि 2 को का उपयोग करके 8 को बनाइए। क्या हमने ये 8 को बना दिया? आप बोलेंगे जी गुरुदेव, तो हमने किसमें जोड़ा, तो हमने जोड़ा समानांतर क्रम में, है ना। किसमें जोड़ा, तो आप बोलेंगे गुरुदेव समानांतर क्रम में जोड़ा हमने। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। बाबू इस आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहता है, अभी पहले गलती सही कोई नहीं बोलेगा, टिक मारे हैं वो अलग बात है, गलती सही कोई भी नहीं करेगा पहले बात, ठीक है। पहली बात यहां पे हम आपको बता दें, आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो पूरा पूर्ण गुणज के रूप में भेजिए, या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन भेजिए 2 इलेक्ट्रॉन भेजिए, दशमलव में काम नहीं चलेगा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पे याद रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन का मान 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 1.5 इलेक्ट्रॉन का मान ये है। तो बाबू ये संभव होगा, नहीं होगा, ये संभव नहीं होगा ना ये वाला। तो देखिए हमने क्या कर दिया, सी वाला ऑप्शन लगा दिया। अब मान लीजिए कि घर पे कोई फूफा जी आ गए, जीजा जी आ गए, है ना, चाहे कोई भी आया, मामा जी आ गए, अब 2 भाई है ना, अब 2 भाई है और आके बोले कि आके 500 रुपया दिए, दोनों भाई बांट ली हसन। बाबू सबसे खराब उस समय यही लगता है कि 500 रुपया दिए, आई तो ज्यादा हो गया पैसा, सुनिए 500 रुपया दिए, आई तो ज्यादा हो गया, 500 रुपया हो गया। अब बोले क्या कि दोनों भगिनवा सन के, दोनों भगिना लो, तू लो ले लिया लो, मिठाई खाई लो। अब 500 रुपया देख के मम्मी लोग का तो दिल धड़कने लगा, रे बाप रे 500 रुपया एक नहीं खाइया चल दे है ना कैसे। अब ये 500 रुपया किसी का नहीं हुआ, ना उस भाई का हुआ ना इस भाई का हुआ, ये जो 500 रुपया गया किसके पास, मम्मी के पैकेट में। अब मम्मी क्या करेगी, खुश होगी तो 10-10 रुपया दे देगी, जाओ खा लो कुरकुरा खाओ बच्चा, है ना। तो इस बात पे भी थोड़ा सा गम रहता है अभी भी, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। ये क्लियर हो गया ना, बताइए क्लियर हो गया, हटा दिया जाए इसको, हटा दिया जाए मेरे बच्चे, हटा दिया जाए, हो गया बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। उस समय हम लोग क्या सोचते थे कि भले उस समय हम लोग ये सोचते थे कि 100 के बदले ना 85 रुपया मामा जी देता न, तो कम से कम हम लोग का तो होता 50 के बदले 20 रुपया देते, कम से कम हम लोग का होता 50 के बदले 100, मतलब 500 के बदले 100 ही देते, 50-50 मिल के खा लेते, कम से कम हम लोग का होता। ज्यादा टाइट नोट दिए कि चला गया किसके पास, मम्मी के पास, किसी का नहीं हुआ। अब 2 भाई है 3 भाई है, मुंह ताक रहा है, अब कहे कि मिले जाओ। चलिए धीरेन्द्र कुमार अहिर, ठीक है, ऐसा आप लोग के भी साथ हुआ है ना, ऐसा आप लोगों के भी साथ हुआ है ना, सही सही बताइएगा। गुड़िया यादव, आप लोग के साथ हुआ है, हमारे साथ तो बहुत हुआ है, हमारी मम्मी तो बहुत की है ऐसा काम। नहीं तो ऐसा बोलेगा, लो 2 बाबू तुम्हारे पॉकेट में से गिर जाएगा, हम रख लें 2 तुम्हारे पॉकेट में से गिर जाएगा, रख लें, उसके बाद से वो कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता है ना। तो ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत आगे चल के बहुत अच्छा लगता है ये सब सुन के, ठीक है, ठीक है। चलिए
ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। बाबू वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यू इक्वल टू क्या होता है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, Q1 इंटू Q2, और यहां पे क्या होता है मेरे बच्चे, Q1 इंटू Q2 बटे में R होता है। ठीक है, अब आपसे ये बोला जा रहा है कि दो आवेश है, तो हम क्या करेंगे, दो आवेश है, अब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए। अगर इन दोनों आवेश पे प्लस प्लस चार्ज रहेगा, बीच की दूरी r रहेगी, तो ये दोनों आवेश सजातीय होने के कारण क्या होगा, ये दोनों को प्रतिकर्षित करेगा, यानी बीच की दूरी बढ़ेगी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा। अगर एक पे प्लस चार्ज हो गया, देखिए अगर एक पे प्यारे लाड लो, अगर ये एक पे क्या हो गया, अगर ये एक पे माइनस चार्ज एक पे प्लस चार्ज हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को चिपकाएगा, सटाएगा, जब सटाएगा तो दूरी घटेगी, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अगर सजातीय आवेश होगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जब प्रतिकर्षित करेगा तो बाबू क्या होगा, बीच की दूरी बढ़ेगी। तो जब बीच की दूरी बढ़ेगी ना मेरे बच्चे, जब बीच की दूरी बढ़ेगी ना, तो प्यारे बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा, और जब बीच की दूरी घटेगी तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। बाबू न्यूटन प्रति कूलम यानी क्या, एनसी इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जो बी वाला ऑप्शन मारे हैं। अगला, एक गर्म तार एमीटर मापता है, क्या मापेगा, तो एक गर्म तार एमीटर क्या मापता है, तो प्रतिवर्ती धारा का क्या मापता है बाबू, मूल औसत यहाँ पे वर्ग धारा मापता है, मूल मध्य वर्ग मान, हाँ यही मापेगा ना, बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा क्या होती है, तो बाबू जिसकी दिशा क्या होगी, तो धन से ऋण की ओर, ऋण से धन आवेश की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण से धन की ओर होती है, ऋण से धन की ओर होती है, ये हमने आपको बताया है। साउथ टू नॉर्थ कैसे होगा जी बाबू, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। आपसे चुंबकीय नहीं पूछा है कि चुंबक के अंदर ध्रुव होता है तो दक्षिण से उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव है तो ऋण से धन आवेश की तरफ ही होगा ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा विचलित आपको कर देगा। देखिए प्रकाश के वेग सबसे पहले किसने मापा था, रोमर साहब ने मापा था प्रकाश के वेग को। अगला कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, जो सौर ऊर्जा क्या कर दे, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का प्रयोग रासायनिक ऊर्जा में पेड़ पौधे करते हैं। अगला क्वेश्चन की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला कि प्रबल नाभिकीय बल विद्युतीय चुंबकीय बल की अपेक्षा क्या होता है, तो बाबू 100 गुना प्रबल होता है, 100 गुना मजबूत होता है। तो यहां पे बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लगाते हैं, जब तक आप एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, हम आपसे अभी पूछना चाहते हैं एक बात कि गॉस का नियम क्या है, एक बार लिख के बता दीजिए, समझ जाएंगे कि हाँ मेरा बच्चा में दम है और मेरा बच्चा गर्दा गर्दा उड़ा देगा आज। ठीक है ना, आज बच्चा गर्दा गर्दा उड़ा देगा और बताएगा कि गॉस का नियम क्या है। बच्चा बताएगा गॉस का नियम क्या है, बच्चा बताएगा गॉस का नियम क्या है। जल्दी जल्दी बतावा हो, गॉस के नियम का हो। बताइए क्या होगा जी। 61 नंबर, फिर से 61 नंबर के दो बार समझा दिए हैं कि रूट अंडर 1 बटा में क्या होता है, 1 बटा में रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान उतना ही होता है। सर आप किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको रगड़ देते हैं, मम्मी चाची लड़का लड़की सबको। रगड़ना क्या कहलाता है बाबू, छी गलत बात नहीं बच्चा, मजाक है ना ये सब। संस्कारी अहिर विकास बाबू, एकदम बिल्कुल सही बात, ठीक बा। चलिए
तो यहाँ पे ये हमारा होता है 80 क्वेश्चन। अभी बाबू 100 गो क्वेश्चन है जो करना है हम लोगों को, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाइट बैकग्राउंड में आएगा आप सभी बच्चों के लिए। और सभी बच्चे क्या करेंगे, अभी करेंगे, भागना किसी को नहीं है, एग्जाम से भागिएगा, यानी प्यारे बच्चों अपने फ्यूचर से भागिएगा, ठीक है। तो अभी मेहनत का वक्त है, अभी मेहनत का समय है, मेहनत करिए, मजा आएगा। और वैसे भी जैसे आपको हम समझाते हैं, हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग को नहीं समझ में आता होगा। हमसे भी बहुत बेस्ट बेस्ट टीचर होंगे जिसके पास आप पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है बउआ, है ना। बेस्ट बेस्ट टीचर होंगे आप लोगों के पास, है ना, पढ़ते होंगे, लेकिन हम भी तो कुछ ठीक ठाक ही है ना। हम भी तो कुछ ठीक ठाक है ना। हम भी तो आपको सही है तो पढ़ाते हैं ना। कैसे क्या हो गया जी, काहे नहीं खुल रहा, क्या हो गया। सर आपके इधर गर्मी है क्या बाबू? गर्मी नहीं है, लेकिन पढ़ाते वक्त जानते हैं ना इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना, गर्मी गर्मी टाइप हो जाता है, समझे। पढ़ाते टाइम गर्मी गर्मी लगने लगता है, समझे बाबू। तो पढ़ाते टाइम थोड़ा सा फिजिक्स सेट्स होता है ऑलरेडी, यू डू नॉट वांट टू रिप्लेस इट। क्या कह रहा है जी, फुल खुलेगा बताओ। रुक जाइए, दूसरा में खोलने दीजिए। नहीं खुला है पीडीएफ, वो हमारा मेहनत बर्बाद जाएगा काजी। इतना मेहनत से वो वाला, उसमें और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाए हैं बबुआ आप लोग के लिए। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। अरे एक सेकंड रुक जाइए, लैपटॉप से लाने दीजिए, ऐसा नहीं मानेगा, एक सेकंड रुक जाइए, बस एक सेकंड में आपका काम हो जाएगा। एक सेकंड रुक जाइए मेरा बच्चा, रुक जाइए, अभी जस्ट हम इसको लाते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के रखिए, हो जाएगा। चलिए अब खुल जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, खुल जाएगा, ठीक है। देखिए खुलेगा कैसे, खुल खुल जा सिम सिम, अब खुलेगा। देखिए फिजिक्स फिजिक्स, हाँ। नहीं खुलेगा तो फिर क्या किया जाएगा, हमारा मेहनत बर्बाद जाएगा। नहीं खुल गया, देखिए तो खुल गया। सर एक सेकंड हो गया बिल्कुल हो गया, आपको थोड़ा सा मतलब, चलिए ये जो है, यानी हम टाइप करते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब एक जगह पे नहीं हो पाता है, 100 को पीडीएफ खुलता है ना, यानी इसमें 100 को पीडीएफ खुलेगा, 100 को पेज से ज्यादा होगा तो नहीं खुलेगा, ठीक है, इसीलिए अलग अलग टाइप करना पड़ता है। चलिए यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक बच्चे नहीं है, कौन है जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बोला गया है, नहीं है। तो बाबू टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन प्यारे बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। तो एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में आप कैसे बदलेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को में मतलब गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलेंगे, आमीटर का प्रतिरोध कम होता है तो समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानांतर में क्या करेंगे, निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध क्या आपने मारा है, समानांतर में निम्न प्रतिरोध क्या आपने मारा है, एक बार आप लोग बता दीजिए। बिल्कुल मारा होगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक वृत्ता, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या 2 गुनी कर तथा आधा कर दी जाए तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिए। ये HW दे देते हैं, दे देना। इसको बहुत अच्छी तरीके से 4 बार सॉल्व किए हैं, ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए HW है, 4 बार सॉल्व किए हैं और सॉल्व करके ही बनेगा। ऐसे नहीं बना दीजिएगा कि हाँ ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, 2 गुना होगा 2 गुना होगा,
दो गुना वाला नहीं, आप लोग सोल्व करके बनाएगा, हमको भी पता है 2 गुना आता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A 2A और 6 है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी A1 अनुपात A2 अनुपात क्या है A3 इक्वल टू क्या हुआ है, दिया हुआ है प्यारा बच्चों, क्या हमारा A दिया हुआ है, यानी इसका होता है M1 M2 और M3। इसका पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये A1 A2 A3 इक्वल टू क्या होता है, M1 अनुपात M2 अनुपात क्या होता है M3। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि A1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A की जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, और A2 का वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे 6A क्या है, इसका वैल्यू 6 है। यानी M1 M2 और M3 का अनुपात क्या हो जाएगा 1 2 6, यानी 1 2 6 है, तो बिल्कुल है हमारा बी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है, हाफ, यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर बटे में 2 यूनिट होता है, बता चुके हैं पिछले अभी क्वेश्चन में। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान कितना होता है, तो 6.5 गुणे क्या होता है 10 के पावर यहाँ पे 5 माइनस 5, यहाँ पे क्या होता है टेस्ला होता है। यानी क्या हुआ 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला हो गया, 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला हो गया, 10 के पावर माइनस 5 टेस्ला हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए, अगला है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई को समान एन बराबर टुकड़ों में तोड़ेंगे तो टुकड़े का आघूर्ण क्या होगा, तो एम चुंबक है तो एम चुंबक को आपने क्या किया एन समान टुकड़ों में तोड़ दिया, यानी क्या हो जाएगा एम बटे में एन। अगर बाबू 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एम बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, एन टुकड़ों में तोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे 3 हो जाएगा, एन टुकड़े में तोड़ा है तो एन हो जाएगा। अगला कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पे जाने पे क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पे चुंबकीय नमन कोण का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है। तो बाबू नमन कोण से उत्तरी ध्रुव पे जाएगा तो ये घट जाएगा ना, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से अगर विषुवत रेखा पे जाएगा तो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण पर गण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, यानी अगर कोई m द्रव्यमान से v वेग से कोई गतिमान कण है ना, कोई गतिमान कण है, इस पे m द्रव्यमान है और v वेग से चल रहा है, तो p इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना है कि एम भी है ना, और आपको पता है कि डी ब्रोगली तरंग लैम्डा इक्वल टू क्या होता है h बाई पी होता है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा h है तो h, और p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये m भी होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग h m यहाँ पे क्या लिख सकते हैं m और भी लिख सकते हैं। उल्टा लिखने से थोड़ा सा राइटिंग बिगड़ जाता है, रुकिए सीधा लिखते हैं, अभी आपको समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपसे बोला जाएगा कि कण है तो कण का संवेग क्या होता है, p इक्वल टू क्या होता है m भी होता है, और लेमडा इक्वल टू क्या होता है h बाई पी होता है। ठीक है, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा h है तो h, p का वैल्यू क्या रख सकते हैं m भी, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर निकल के आ गया लेमडा इक्वल टू h बाई एम भी, और ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, टेस्ला इकाई होता है, तो टेस्ला किसका होता है, तो बाबू टेस्ला इकाई चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का होगा, विद्युतीय नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या होगा टेस्ला होगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को अब 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है, एन चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में तोड़ रहा है, तो बाबू एम चुंबक है, अब इसको भाग में कितना तोड़ रहा है 2 भाग में, तो m बाई 2 हो जाएगा। n भाग में तोड़ रहा था तो हमारा m बटे n हो रहा था ना, अब 2 भागों में तोड़ रहा है तो m बाई 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, ध्रुव प्रबलता का सही मात्रा क्या है, ध्रुव प्रबलता क्या होता है हमने आपको बता दिया है कि ध्रुव प्रबलता के अगर बारे में पूछा जाए तो ध्रुव प्रबलता क्या होता है, तो चुंबक के दोनों ध्रुवों की बीच जो मतलब जो चुंबक के दोनों ध्रुव होता है ना, तो चुंबक के दोनों ध्रुव में अगर कोई अन्य चुंबक लाया जाए तो कितना वो आकर्षित करेगा, कितना प्रतिकर्षित करेगा, जितना प्रबल रूप से आकर्षित करता है प्रतिकर्षित करता है उसे हम लोग ध्रुव प्रबलता कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर मीटर होता है, तो हमारा एम हमारा राइट आंसर। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, तो बाबू शैथिल्य प्रदर्शित जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जिनकी चुंबकशीलता क्या होती है ज्यादा होती है एक से, ठीक है, और वो क्या करते हैं शैथिल्य को प्रदर्शित करते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए क्या होता है सी बटा में क्या होता है NAB होता है, हमने आपको बहुत जोरदार तरीके से बताया हुआ है। तो यहां पे आप लोग क्या करिएगा इसका राइट आंसर मार दीजिएगा, एक बार बताइए क्या आप लोग इसका राइट आंसर मार देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य यानी W इक्वल टू क्या होता है, फटाफट इसको करेंगे। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb है ना 1 माइनस कॉस थीटा होता है, तो mb 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए हमारा सी वाला ऑप्शन है। अगला कि एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घुमाया जाता है तब इसके अंदर कार्य, तो इसके अंदर कार्य कभी भी हमने क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र, तीव्रता, ये सब क्या होता है, जीरो होता है, कार्य जीरो होता है। चलिए डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किसके आधार है, मतलब किस पे आधारित है, 18, 19, 24 है ना। तो बाबू देखिए जब लगातार 18, 19 से पूछ सकता है तो 24, 25 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत निम्नलिखित पे आधारित है। तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है ना, और विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के आविष्कारक कौन रहे, तो बाबू फैराडे है ना, ये आपको क्लियर रखना है। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो प्रेरण कुंडली से बाबू उच्च वोल्टता है ना, उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। एक यंत्र है जिससे हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला पारदर्शक माध्यम हीरा के लिए क्रांति कोण हमने क्या बताया, 14.14। अगला क्वेश्चन की आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप में तत्वों को अपद्रव्य जर्मेनियम और सिलिकॉन में मिलाने पे, यानी शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आप त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, जिसमें क्या होगा, मुख्य धरवाहक, जिसमें क्या होगा, मुख्य धरवाहक होल्स होगा है ना, और अल्प धरवाहक क्या होगा, तो बाबू इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि 1 म्यू 2 बराबर होता है, यानी प्यारे बच्चों माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है, तो आप लोग मार दीजिएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला निर्वात में प्रकाश का वेग c है, अरे क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल आ गया। निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच यानी म्यू का मान यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका पूछा जा रहा है कि इसका मान क्या होगा, वेग c है तो कांच में इसका मान क्या होगा, तो म्यूजी इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यूजी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा c बटे में भी है ना। तो अगर हम भी निकालेंगे तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बटे में म्यू और जी हो जाएगा। ठीक है, सी है तो सी, म्यूजी का मान कितना दिया हुआ है, म्यू का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 बटे में 2 दिया हुआ है, यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी है तो सी, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2c और बटे में क्या हो जाएगा 3, तो 2c बटे में क्या कर दीजिएगा 3 कर दीजिएगा। 2c बटे में 3 कहीं पे है तो बिल्कुल है 2c बटे में 3, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक, दूरी का मात्रक। अगला समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी किस शक्ति होती है, तो समानांतर पट्टा जिसपे क्या होता है, प्लस आवेश होता है, एक पे विपरीत आवेश होता है, और इसकी शक्ति हमेशा कभी भी शून्य होती है। अगला जब प्रकाश की किरण एक ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो तरंग दैर्ध्य, तो बाबू जब ग्लास में जाएगा तो चाल कम होगा तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होता है, 1 + d/f होता है, 1 + d/f होता है, याद रखना है। अगला कि एक लेंस है जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.5 है, और कोई माध्यम है उसका अपवर्तनांक 1.3 में डुबाया जाता है तब ये व्यवहार करेगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बताया था आपको कि अगर लेंस के अपवर्तनांक से अगर कोई माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो, इक्वल हो, अगर लेंस के अपवर्तनांक से माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल मतलब क्या हो, कम हो, इक्वल नहीं हो कम हो, तो उसी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की तरह ही ये क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अगला क्वेश्चन की एक लेंस की फोकस दूरी क्या है, 20 सेंटीमीटर है, एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता पी इक्वल टू पूछा गया वाट, तो पी इक्वल टू क्या होगा, पी इक्वल टू क्या होता है 1/f डायोप्टर होता है, लेकिन ये क्या है दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 बटे में F हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 है तो 100, फोकस दूरी 20 दिया हुआ है, तो अब हम लोग कटाएंगे तो क्या होगा बच्चे, तो कटाएंगे तो क्या होगा 20 × 25 100, यानी क्या हो जाएगा 5 डायोप्टर हमारा राइट आंसर निकलेगा। तो कितने सारे बच्चे हैं जो 5 डायोप्टर इसका राइट आंसर मारे हैं। अगला क्वेश्चन की कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, 1 समय होता है, तो जब समय ऊपर जाएगा इनवर्स में आ जाएगा, यानी m0 L0 और यहाँ पे t इनवर्स, m0 L0 t इनवर्स कोणीय संवेग। अगला क्वेश्चन की जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि ऐसी होती है जो परिवर्तित नहीं होती है, बाबू तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, चाल इसका बदल जाएगा, चाल निर्वात में कुछ अलग होगा, हवा में कुछ अलग होगा, कांच में कुछ अलग होगा, तो ये सारी चीजें बदल जाएंगी, इसका आयाम भी बदल जाएगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसियां होती हैं प्यारे बच्चों वो कभी नहीं बदलती, जो फ्रीक्वेंसियां होती हैं वो कभी नहीं बदलती, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अगला कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है, बाबू आपको पता है ना निर्वात में,
निर्वात में कितना होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। सीसा में कितना होता है, 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर बात किया जाए हवा में तो 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है पर सेकेंड, है ना। पानी में 2.5 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में समान होता है, लेकिन निर्वात में कुछ भी नहीं है, तो निर्वात को सबसे तेज माना गया है। अगला क्वेश्चन आज ये कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रवर्तक गुणांक हमने क्या बताया, 1 मान होता है इसका। अगला 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले और 20 सेंटीमीटर अवतल लेंस है, 20 सेंटीमीटर का अवतल लेंस, यानी F1 कितना दिया हुआ है, जो उत्तल लेंस है कितना है, 40 सेंटीमीटर है। जो F2 है अवतल लेंस से, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव में लिखी जाती है, तो ये -20 सेंटीमीटर हो गया। तब इसमें पूछा जा रहा है कि क्षमता P = आप क्या निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि संयोजन की फोकस दूरी निकालेंगे, F तुल्य निकालेंगे तो क्या होगा, F तुल्य अगर हम निकालते हैं प्यारे बच्चों तो 1/F = क्या हो जाएगा, 1/F1 + 1/F2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 1 का हो जाएगा 1/40, है ना, और प्लस माइनस माइनस 1 में क्या हो जाएगा 20, निकालिएगा क्या होगा बाबू 40, है ना। 1 - 2, है ना, यानी क्या हो जाएगा -1/40, यानी F = क्या निकलेगा -40, यानी फोकस दूरी -40 निकल गई। क्या निकल गया बाबू, फोकस दूरी हमारा क्या निकल गया, -40 निकल गया। देखिए यहाँ पे फोकस दूरी क्या निकल गया, तो F = क्या निकल गया, -40 निकल गया। तो हमको क्या करना है, इसका क्षमता भी निकालना है। तो P = क्या हो जाएगा, तो 100 में यहाँ पे क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 है तो 100 और F का वैल्यू कितना है, -40, और ये कट गया, क्या हो जाएगा F = माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो -2.5 डायोप्टर किसी बच्चे का आया हुआ है, तो यस बोलिए। -2.5 डायोप्टर किसी बच्चे का आया हुआ है, आया हुआ है ना सभी का, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आया हुआ है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि वैद्युतीय चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, या अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। आगे बढ़ जाइए कि यदि किसी अर्धचालक में छिद्रों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः Np और Ne है, यानी Np का मतलब क्या, होल्स, है ना, है ना, और प्यारे बच्चों Ne का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी Np = क्या हो जाएगा, Ne हो जाएगा। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर AC के सिद्धांत पे कार्य करता है और AC वोल्टता को घटाने या बढ़ाने में कार्य करेगा, कौन, ट्रांसफार्मर। अगला वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो अगर किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किसने, ओस्टर्ड ने किया था, है ना, ओस्टर्ड साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन कि एलआर परपथ का शक्ति गुणांक फिर पूछ दिया गया है, तो R/√R² प्लस ω² × L²। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित क्या कहलाता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में कौन बदलता है, कॉपर लॉस बदलता है, ताम्र क्षय बदलता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही आंसर। अगला कि तरंग के 2 स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, तब क्या, जब इनका कलांतर क्या हो, नियत हो। जब कलांतर क्या होता है, नियत होता है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि उसमें ही टाइम लगा दिए थे ज्यादा समझाने में, ठीक है, तो इसको थोड़ा तेजी से हम लोग को करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरोधक है, तो बाबू संधारित्र में AC काम करता है, AC DC दोनों नहीं होगा, ओनली जो अवरोधक होगा मेरे प्यारे लाडलो क्या होगा, ओनली जो अवरोधक होगा वो क्या होगा, डीसी होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि वैद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धारा का व्यवहार किया जाता है, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि एक बिंदु आवेश को एक दूसरे बिंदु आवेश के चारों तरफ वृत्तकार घुमाया जाता है, तो इसमें कार्य क्या होगा, कार्य तो शून्य होगा ना। चलिए R त्रिज्या के वृत्तकार लूप में I धारा प्रवाहित हो रही है, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो इस पे बल, जब चुंबकीय क्षेत्र में है तो बल 0 हो जाएगा। अगला पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, तो 6.24 गुणे 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 यहाँ पे क्या होगा 28 हो जाएगा जी, मीटर, मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या 6.28 गुणे 10 की पावर 6 मीटर होता है ना, 47 का। चलिए 6.4 होता है, 10 की पावर 6, 6.4। थोड़ा सा सस्पिशन हमको भी इसमें हो रहा है जी। चलिए 6.4 ही मारिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला कि एक घिरे सतह से कुल विद्युतीय फ्लक्स के भीतर उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है। ये गॉस का नियम है कि कोई बंद यहाँ पे है ना, किसी घिरे सतह में कोई
प्लस क्यू आवेश है, तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युतीय फ्लक्स है ना, उसमें उपस्थित आवेश का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कितने डिग्री के कोण पे काटती है, तो ये नहीं काटती है क्योंकि एक दूसरे के समानांतर जाती है। अब देखिए एक ही पदार्थ के दो गोले हैं, ए और बी, एक ही पदार्थ के दो को गोला है, एक को पदार्थ की क्या चीज, दो को गोला है बाबू, क्या चीज, एक ही पदार्थ के दो गोले हैं। ठीक है, को गोला है जी, दो गोला है ना। अब एक पे बोला जा रहा है क्या है कि एक पे प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पे क्या है, दूसरे पे जो है माइनस क्यू आवेश है, दूसरे पे क्या है, माइनस क्यू आवेश है। देखिए यहाँ पे एक गोला है, 3 गो गोला का हेला बना दिए जी, ये 2 गो गोला है, 2 गो गोला रहने दीजिए जैसे जैसे बोला है। और एक पे बोला गया है कि ए गोला है, बी गोला है। अब एक पे प्लस क्यू आवेश है और एक पे माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश वाला का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो यानी बी पे क्या होगा, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एकदम तो इजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ जाइए, अगला पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण। तो पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण क्या होता है, 11.4 डिग्री का होता है, जिसे चुंबकीय दिक्पात कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, चुंबकीय दिक्पात कोण भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि कितना डिग्री का होता है, 11.4 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा, 11 डिग्री। अगला, एम्पियर का परिपथ नियम किसके अनुरूप है, तो बाबू ये गॉस के प्रमेय के अनुरूप है। एम्पियर का परिपथ नियम फटाफट समझा देते हैं कि अगर किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, है ना, बिंदु का पृष्ठीय समाकलन, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के म्यू0 गुना होता है। चलिए आगे बढ़ जाए कि पिंड है, इस पे आवेश लिखा जा सकता है, Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन लिखा जा सकता है। तो आप यही ना भेजेंगे, प्लस माइनस में इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाए कि यदि एक शीशे के छड़ अर्थात परावैद्युत माध्यम हो तो हवा के संधारित्रों के बीच रखा जाता है तो उसकी धारिता क्या होगी। तब अब उस संधारित्रों के बीच कोई भी परावैद्युत पदार्थ डालने पर धारिता क्या होती है, कभी भी बढ़ जाती है, तो बढ़ जाएगा। चलिए, लाइमन श्रेणी के प्रथम रेखा का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, 1.21 गुणे 10⁻⁷ मीटर होता है। अगला कि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। बाबू द्वितीय तरंगिकाओं के अवधारणा के आविष्कारक कौन है, हाइगेंस है। इससे प्रकाश के व्यतिकरण का व्याख्या हो जाएगा बाबू, अपवर्तन हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, लेकिन प्रकाश का पोलराइजेशन नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए, किसी सूक्ष्म वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत r दूरी पर वैद्युत विभव समानुपाती होता है। ये क्या है, हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे बराबर तथा क्या होते हैं, विपरीत आवेश होते हैं। 20 की दूरी क्या होती है, 12। अब इससे कोई r दूरी पे कोई बिंदु P है और विभव क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, KP बटा क्या होता है, R² होता है। यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V समानुपाती क्या होगा, 1 बटा के R² हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 बटा में R² आप लोग मारिएगा, 1 बटा में R² आप लोग मारे हैं, 1 बटा में R² आप लोग मारे हैं, 1 बटा में R नहीं, 1 बटा में R² हो जाएगा। चलिए, तरंगार्ग के सभी बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जहां पे माध्यम के कण समान कला से क्या होते हैं, कंपन करते हैं। आगे बढ़ जाइए कि विभव प्रवणता क्या होता है, dV बटे में क्या होता है, dr होता है, या dx लिख सकते हैं। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा, विभव को क्या वोल्ट में मापते हैं, तो वोल्ट है ना। और प्यारे बच्चों, x दूरी है, दूरी को किस में मापते हैं, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर है, बिल्कुल है। आगे बढ़ जाइए कि चित्र दर्शाया गया है कि Q1 और Q2 के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच चिन्हित क्या होगा, तो दोनों एक ही आवेश होंगे, एक पे प्लस क्यू आवेश होगा, दूसरे पे प्लस क्यू आवेश होगा, तभी एक दूसरे से देख के मुंह फेर लिया है ना, है ना, तभी एक दूसरे को देख के मुंह फेर लिया है। अगर यहाँ पे एक लड़का होता लड़की होता तो ये दोनों का आकर्षण होता, लेकिन लड़का लड़का है तो विकर्षण होगा, यानी प्लस प्लस है तो क्या होगा, यानी या तो दोनों धनात्मक होगा या तो दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा तभी ये क्या कर रहा है, इसके साथ प्रतिकर्षित वाला खेल खेल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला कि एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण कौन नहीं है, बाबू रडार होता है, टेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टेलेक्स होता है, टेलीग्राफी होता है, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी नहीं होता है। फैक्स का मतलब क्या होता है, फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। आगे बढ़िए कि प्रकाश वैद्युत में आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति जिस पर क्या होता है, पड़ता है, उसे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा उत्सर्जित होती है।
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या करता है, उत्सर्जित करता है। आगे बढ़ जाइए कि हाइड्रोजन के तीसरे बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होती है, 4.77 एंगस्ट्रॉन होती है। आगे बढ़ जाइए अगला कि सीजियम का कार्यफलन कितना होता है, तो 2.14 होता है ना, 2.14 सीजियम का कार्यफलन होता है। आगे बढ़ जाइए कि विरूपित विहीन यहाँ पे मॉड्यूलन का सर्वाधिक प्रतिशत, तो विरूपित विहीन मॉड्यूलन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है 100%, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट जो होता है शीर्ष धारा, आई नॉट साइन क्या होता है, ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी कहां पे है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। अगला कैथोड किरण, कैथोड किरण को चलाने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन और बीटा किरण को भी चलाने वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कौन एक दूसरे के निकटतम होंगे, तो बीटा किरण होगा, क्योंकि कैथोड किरण में भी इलेक्ट्रॉन और बीटा किरण में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विद्युत धारा खोखलाकार जोला मतलब गोलाकार इस प्रकार से आवेशित किया गया है कि इसके पृष्ठ के अंदर जो विभव है वो 10 वोल्ट होगा। देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा आवेशित किया गया है, ऐसा इसको आवेशित किया गया है कि पृष्ठ के जो अंदर होगा ना, जो पृष्ठ के अंदर होगा, बोला जा रहा है कि इसका विभव जो होगा, ये जो कोई खोखला गोलाकार है, मान लीजिए खोखले हैं, हम तो भर दिए हैं, है ना। अब बाबू बता दीजिए कि इस पे अगर क्या किया जा रहा है, इस प्रकार को आवेशित किया जा रहा है, तो इसके पृष्ठ के भीतर कोई प्यारा बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि जो अगर खोखला करना पड़ेगा, ये खोखला नहीं होगा तो आपको खोखला कर देगा बच्चे, ठीक है। इसको डिलीट करिए, डिलीट हो करे, चलिए हो गया। फ्रेम का कलर हम लोग बैगनी कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या है, खोखला गोला है, ठीक है। अब जब ये खोखला गोला है तो इसमें बोला जा रहा है कि इस प्रकार से इसको आवेशित किया जा रहा है कि इसका विभव होगा किसी बिंदु पे 10 वोल्ट। तो बाबू विभव क्या होता है, किसी खोखले गोलाकार चालक के अंदर विभव हर जगह क्या होता है, धनात्मक और समरूप होगा। यानी इस विभव पे बिंदु 10 वोल्ट है तो इस विभव पे हर जगह पे विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा। यानी केंद्र पर विभव क्या होगा, 10 वोल्ट होगा, हर जगह पे क्या होगा, विभव समान होगा। अरे जीरो कौन बता दिया जी, अरे चौवन एगो लड़का बोल रहा है कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, अभी चेक कर लेते। हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ है, चेक करते हैं अभी आपका। धारता बढ़ेगी ना, कोई भी रखिएगा ना पारावैद्युत, है ना, पारावैद्युत डालने से धारता बढ़ती है, घटेगी नहीं, धारता इसकी कभी बढ़ेगी, सही है। डोंट डिस्टर्ब चला, नहीं तो खबरदार। चलिए तरंगों के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब क्या होगा, कलांतर नियत होगा। आगे बढ़िए, टॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है आवेश इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, क्या इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है टॉमसन विधि द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि दो सेल जिनका विद्युत वाहक बल E1 E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसकी समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगी, तो E1 R2 प्लस R2 E2 R2 बटा E1 प्लस R2 होता है ना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही। अब देखिए नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम राइट आंसर। अगला कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत के रूप में बाबू किसका प्रयोग करते हैं, एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते हैं। अगला कि उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उत्सर्जित मतलब रेखीय स्पेक्ट्रम सोडियम वाष्प लैंप, कहाँ है सोडियम वाष्प लैंप जी, उत्सर्जित रेखीय स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होता है, तो आप बोलेंगे सोडियम वाष्प लैंप से। अगला क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने से विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाइएगा घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट कूलम का मान कितना होता है, एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं, 1/3 × 10 के पावर -9 क्या कूलम आवेश के बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, हवा में ER का मान कितना होता है, 1 से अधिक होता है कभी भी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब देखिए हवा में ER का मान, हवा का पूछा है ER का, तो हवा का 1 होता है। विभवांतर की शुद्ध माप के लिए सबसे कम प्रतिरोध वाला होगा, तो सबसे कम प्रतिरोध वाला कौन है, 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी। हीलियम का परमाणु का सही संरचना क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होगा, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अगला पी कोटि के जर्मेनियम अर्धचालक से मौदित किया जाता है, तो ये त्रि प्रकार का क्या होता है, इंडियम। और पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, और इंडियम क्या है, त्रिसंयोजी अशुद्धि है। तो चाहे जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, यानी इंडियम को मिलाते हैं। चलिए BR का अर्थ क्या होता है, बीट इरर मतलब बीट इरर रेशियो, है ना, यानी बीट त्रुटि अनुपात,
है ना, बीत त्रुटि अनुपात, है ना, बीत त्रुटि अनुपात हो जाएगा। क्या करिएगा बाबू यहाँ पे, बीत त्रुटि अनुपात आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला है कि जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र की पट्टिकों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो दूरी बढ़ेगा तो धारिता घट जाएगी। आगे बढ़ जाइए कि नैंड गेट क्या होगा, तो इसमें क्या मिलेगा, एंड और मतलब क्या, एंड और नॉट गेट मिलके बनेगा। तो पूछा जा रहा है कि नैंड गेट के दोनों निवेशी जोड़ी दिए जाते हैं, यह बन जाता है क्या। तो प्यारे बच्चों जब आप इसमें नैंड बनाने के लिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, नॉट गेट का प्रयोग करेंगे तब ना बनेगा। एंड में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि एंड में क्या किया जाता है, एंड में नॉट गेट लगाया जाता है। तो मिलके क्या बनता है हमारा बाबू, नैंड गेट, जो कि सार्वजनिक गेट होता है ना। यानी नैंड गेट के दोनों निवेशी जोड़ दिए जाते हैं तो यह बन जाता है बाबू, क्या बन जाता है, नॉट गेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। न्यूट्रॉन की खोज बाबू चैडविक साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अवक्षय क्षेत्र में क्या पाया जाता है। अवक्षय क्षेत्र हमने आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, हमारा अवक्षय क्षेत्र होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अवक्षय क्षेत्र होता है। अवक्षय क्षेत्र में क्या पाया जाता है हम आपको समझा दे रहे हैं। अवक्षय क्षेत्र में क्या पाया जाता है हम आपको समझा देते हैं। अवक्षय क्षेत्र में ना तो होल्स पाया जाता है ना तो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये इतना क्लियर रखिएगा। अवक्षय क्षेत्र में क्या पाया जाता है, ये क्या हो गया हमारा, अवक्षय क्षेत्र हो गया। ये हमारा हो गया बाबू यहाँ पे पी प्रकार का, जिसमें क्या होगा, होल्स होगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, एन प्रकार का, जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो होल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, होल्स की तरफ आकर्षित होगा, और दोनों कट फट के मर जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, अवक्षय क्षेत्र। यहाँ पे याद रखना ये क्या हो जाएगा, अवक्षय क्षेत्र हो जाएगा। और अवक्षय क्षेत्र में कुछ भी नहीं पाया जाता है, ना होल्स पाया जाएगा ना विवर पाया जाएगा, यानी दोनों ही नहीं पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों ही नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। क्लियर, अरे 57 सही है यार, गजब हाल है यार। कहाँ से इतना तेज तेज लड़का आ जाता है यार। पहले पढ़ो बाबू, पहले पढ़ लो। v इक्वल टू के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर होता है, तो आर का है लिखोगे तुम, ज्यादा तेज हो गए हो, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि बुलियन व्यंजक अगर आपसे पूछा जाए y इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, तो बाबू क्या होता है कि y इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या होता है कि y प्यारे बच्चों बराबर होता है, याद रखना है कि y बराबर होता है a तथा b के, योग के बराबर नहीं, y बराबर होता है a तथा b के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि दिखाए गए दो तर्क द्वारों में संयोजन यहाँ आप देखिए निरूपित करता है। तो ये क्या है, हमारा एंड है, एंड है, और ये क्या है, हमारा नॉट है। ये एंड है और ये नॉट है, मिलके क्या बनेगा बाबू, हमारा बन जाएगा एन ए एन डी, नैंड गेट। ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट द्वार बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए कि अगला क्वेश्चन है कि दिखाए गए दो तर्क द्वारों के संयोग निरूपित करता है। तो ये क्या है, और गेट है, और ये क्या है, नॉट गेट है। तो और नॉट मिलके क्या बनेगा, नॉर गेट बन जाएगा। तो नॉर गेट द्वार हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, एच न्यू, एच न्यू। आगे बढ़िए कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या होती है, वह क्या होता है, 0.693 बटा में औसत आयु, औसत आयु। अब नहीं दिया हुआ है तो लेमडा मारेंगे ना। ठीक है, तो लेमडा मार दीजिए, नहीं तो औसत आयु कहीं कहीं पे दिया रहता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आस्क बोर्ड की फेवरेट गोल्डी। और बाबू आप लोग टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, पीडीएफ डाउनलोड किए हैं कि नहीं, जुनेद आस्क बोर्ड। क्वेश्चन बैंक तो इतना हम ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं ना कि सारा का सारा क्वेश्चन बैंक तो बन ही गया है, इसमें कौन सा बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। पढ़ा देंगे क्वेश्चनों बैंक, लेकिन सारा तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन करा दिए हैं।
एक एक क्वेश्चन तक करा दिए हैं। और 200 क्वेश्चन दिए हैं। प्रैक्टिकल में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप किताब लेके जाइएगा, वहां पे लिख लीजिएगा, जो कॉपी में लिखे हैं ना वही पूछा जाएगा, उसी में जाके खोल के छाप देना है सिर्फ। और 10 तारीख से आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, और मैट्रिक का एडमिट कार्ड जारी हो गया है, जो कि स्कूल में मिलेगा, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। कितना भी लोग जोर शोर लगा ले, किसी के पास नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपका मिलेगा तो कहाँ मिलेगा बच्चे, तो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा तो ओनली स्कूल में। और आपका एडमिट कार्ड अभी 20 तारीख को जारी होगा, अभी बहुत टाइम है, ठीक है। 36/40 आया, बिल्कुल। क्लास वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा में, जो पढ़ा दिए हैं ना, जो पढ़ा दिए हैं बच्चे, ये क्वेश्चन आप हमारे पास पढ़ते हैं ना, तो वाइवा में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। वाइवा में गर्दा उड़ा दीजिएगा आप तो। वाइवा वैसे तो होता नहीं है, पहली बात, कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, उसमें तो कोई बातें नहीं है। और बाबू मजा आता है पढ़ के, शुरू शुरू तो बहुत अच्छा तरीके से आपको समझाए थे ना, पूरा क्वेश्चन में समझा दिए थे बढ़िया तरीके से, पहला जो 100 क्वेश्चन कराए आपका, है ना, तो वो तो बहुत अच्छा तरीके से कराए थे, है ना चला। बहुत अच्छा तरीके से कराए थे। और कल मैथ पढ़ने के लिए रेडी हैं जी आप लोग, क्योंकि बच्चा सबका डिमांड आ रहा है कि सर जी मैथ पढ़ाइए। बच्चा सबका डिमांड आ रहा है कि मैथ पढ़ाइए, तो मैथ पढ़ाना पड़ेगा, कल होगा पढ़ाई, ठीक ना। मैथ नहीं आता है। मेरा नाम विकास, चलिए आपका नाम ले लिए। आसान क्वेश्चन नहीं था बाबू। अच्छा, फिर कभी समझा देंगे विक्रम जी। क्लास खत्म है, क्या कर रहे हैं आप लोग, जाइए। रुकने से कोई फायदा है। आप आराम से आप लोग लाइक करिए, ठीक है, क्लास तो खत्म है। काहेला रुके हैं बाबू, क्लास आप लोग खत्म है, जाइए लाइक करिए। लाइक करिए और चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए, और घर जाके पढ़ाई करिए। टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जाइए जल्दी जल्दी, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और घर जाइए, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। यहाँ सर जी से बात करने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सर जी खाने को देंगे नहीं देंगे, लेकिन आपको शिक्षा जरूर देंगे। भले सर जी खाने को ना दे, लेकिन शिक्षा आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। प्रीति यादवंशी। सर जी आप ऑलराउंडर है क्या, ना ना, अगला साल से ऑलराउंडर नहीं बनेंगे। एक ही दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ पढ़ाएंगे, बाकी टीचर रख लेंगे पढ़ाने के लिए, और सब सब्जेक्ट। चलिए ठीक है, सभी बच्चे जाइए। सबीना आस्क बोर्ड। सभी बच्चे जाइए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, खाना पीना खाइए, और सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दीजिए। और अभी से जाके जानते हैं क्या करिएगा, क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाइए बायोलॉजी का। और क्वेश्चन बैंक को थोड़ा सा रट्टा मारिए, याद नहीं आ रहा है, अगर थ्योरी कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो क्वेश्चन बैंक को लेके बायोलॉजी का रट्टा मारना स्टार्ट कर दीजिए। तो जाइए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक का याद कर लीजिए, कम से कम 200-300 क्वेश्चन याद कर लीजिए क्वेश्चन बैंक का, ठीक है।
मोहित कुमार, रोहित। चलिए तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, और अब मिलेंगे सुबह में, तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय। और ऑनलाइन टेस्ट आप लोग जाके दीजिए, पीडीएफ जाके डाउनलोड कर लीजिए आस्क बोर्ड की वेबसाइट से। ठीक है, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।